So, good evening, everyone. Today we have our special guest, and I'm feeling so happy today to have Toshar Garg with us. He is recently recommended from 19th SSB, Allahabad. And what was the कितने attempt हो गए, कहाँ से वो आ रहा है, background क्या है, and at last we also try to take everyone's doubt so that Toshar का जो experience है, that would be helpful for everyone to gain experience, and rather than creating again and again the same problem, you can create your solution. So with this, welcome you Toshar. थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू Thanks a lot. So कैसा लग रहा है recommendation लेकर? मैम। थोड़ा अलग अलग सा फील तो हो रहा है कि हाँ, एक तैयार हो गया आगे फ्यूचर अब ठीक है। क्योंकि Okay. पहले मैम यही था कि डाउट चल रहे थे वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट, तो अभी थोड़ा ये है कि हाँ ठीक है, हो सकता है, इट इज वो पॉसिबल। ऐसी वाली फीलिंग आ रही कि अब उनको फुल इज्जत चाहिए. यस मैम, वो तो है, चलो। Okay. So तुषार, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ जर्नी, कहाँ से स्टार्ट हुई एंड देन यहाँ तक अंतिम पग तक तू कैसे पहुंचा. उसके बाद कितने स्क्रीन आउट्स, कॉन्फ्रेंस आउट हुए, एंड जो रिकमेंडेशन था उसमें तूने ऐसा क्या किया कि यू गेट रिकमेंडेड. एंड डेफिनेटली सेकंड क्वेश्चन मेरा यही होगा, मेजोरिटी ऑफ पीपल आर गोइंग फॉर AFCAT, ACC entry and whatsoever. तो उन लोगों के लिए तेरी क्या एडवाइस होगी, स्पेशली फॉर स्क्रीनिंग. तो पहले हम उस पे जाते हैं कि तेरी जर्नी कहाँ से हुई, थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड देना, कहाँ से आता है, कैसे आता है, सो दैट पीपल विल बी बिकमिंग वेरी फेमिलियर विद यू. Yes, ma'am. Ma'am, starting from my background, I am from totally from the civilian background. I am from Punjab और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 से, जब मैंने पहला अपना एनडीए दिया। मैम, आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द रिटन। मेरे बार अटेम्प्ट्स लग रहे थे, उसमें मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट्स दिए थे उसके एनडीए के, जिसमें से मैं आई वाज एबल टू क्लियर ओनली 2। तो मैम, आई मैं जहाँ से मैं रिकमेंड हुआ, और दैट वाज द 18 एसएसबी इलाहाबाद। तो वहाँ से मेरी टीईएस एंट्री थी, बट आई गॉट स्क्रीनड आउट फ्रॉम देयर। देन मैम, एनडीए अटेम्प्ट आई गॉट स्क्रीनड आउट अगेन फ्रॉम द भोपाल बोर्ड। फिर ऑलिव ग्रीन एकेडमी गया था, बट तभी ये था कि इतना ध्यान नहीं दिया खुद पे भी। देन आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट फ्रॉम द बेंगलोर बोर्ड। ओके. फिर मैम ग्रेजुएशन एंट्री मैंने ट्राई की, एनसीसी एंट्री थी, एंड वहाँ से आई गॉट अगेन स्क्रीनड आउट फ्रॉम द जलंधर। फिर एफकेट एंट्री दी, 1 AFSB देहरादून, गॉट कॉन्फ्रेंस आउट। फिर उसके बाद मुझे उसने बताया था, अंकित हु इज आल्सो इन दी सेशन एंड ही इज आल्सो रिकमेंडेड, उसने मुझे बताया कि अंतिम पग करके वहाँ पे क्लासेस वगैरह चलती है। एंड आई हैव आल्सो मेंशन इन दी साइक बैच, जब फीडबैक था कि मैं एक बार गया था सेशन में, तब आपने मुझे थोड़ा डांट दिया था ऐसे ही कि हाँ स्टोरीज अच्छी नहीं थी। एंड आई वाज लाइक कि कौन करेगा, अब छोड़ो, कौन ज्वाइन करेगा क्लासेस को। तो मैंने छोड़ दिया था, बट उसके बाद 10-12 दिन बाद मैं आई हैव अगेन जॉइन योर क्लासेस। तो उसमें मुझे पता लगा कि यार ठीक है, मैम डांट रहे हैं, बट साथ में पॉलिशिंग एंड ग्रूमिंग भी हो रही है यहाँ पे। तो फिर मैंने तीनों बैचेस लिए, साइक बैच, इंटरव्यू बैच एंड द कंटेंट क्रिएशन बैच। एंड मेरी 15 को मेरी एनसीसी एंट्री थी एट द 19 एसएसबी इलाहाबाद, एंड आई गॉट कॉन्फ्रेंस इन ऑन द 19। एंड उसके बाद मेडिकल हुए, मेडिकल भी फिट है मैम अभी तो। ओके. सो यस मैम। मुझे आज भी याद है कि तुषार ने सबसे पहले शायद कंटेंट क्रिएशन बैच लिया था, राइट? यस यस साइक मैम। इंटरव्यू बाद में लिया था. और नॉर्मली देखा जाए तो लोग आते पहले साइक से, साइक अच्छा लगता है तो जाते इंटरव्यू, जो बेसिक मेरे एनालिसिस में है अभी. साइक अगर वहां अच्छा पढ़ाते हो मैम तो इंटरव्यू पे भरोसा करें, और कंटेंट के लिए तो कोई पूछता भी नहीं है. एंड तुषार वाज द ओनली वन जो सबसे पहले कंटेंट में आया, फिर उसके बाद साइक एंड इंटरव्यू. सो व्हाट वाज द रीजन? मैम, मेरी ना एक्चुअली जनरल नॉलेज अच्छी नहीं थी पहले, बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एंड आई वाज नॉट एबल टू टेक अ पार्ट इन ग्रुप डिस्कशन एंड द लेक्चर। तो बस भूल ही जाओ, वो तो जैसे ही मैं 3 मिनट ऐसे लगाता था कि बस हो जाए जैसे तैसे। तो मैंने इसलिए कंटेंट क्रिएशन बैच ज्वाइन किया था। फिर उसके बाद साइक का मेरा ये था कि स्टोरी लिखनी है, लिख देंगे, क्या ही दिक्कत है। हाँ. बट उसमें भी फिर दिक्कत आने लगी थी, क्योंकि टैग में मेरी स्टोरीज लिख लेता था, बट वो इम्पैक्टफुल नहीं थी। फिर इंटरव्यू में जब मैंने देखा कि आप पर्सनली गाइड करते हो और सीआईक्यू वगैरह पर्सनली रेक्टिफाई करते हो और उसे इम्प्रोवाइज करते हो, तो उससे मुझे और अच्छा लगा कि हाँ, बाकियों की फीडबैक सुन के कि हाँ, आई शुड गो फॉर इट। तो उसका इम्पैक्ट लगा मैम मुझे अपनी इस एसएसबी में स्पेशली, क्योंकि अब जैसे आपने मेरा इंटरव्यू लिया था और साथ में प्रीति मैम ने और ऋषभ भैया ने, तो इंटरव्यू आपने देखा ही था कैसा था, बिल्कुल बिल्कुल मतलब हो गया था। तो
एट दैट टाइम आई वाज लाइक कि नहीं होगा इस बार। बट जो आपने फिर क्वेश्चन बताए थे ना, आई वर्कड ऑन इट, उसके मैंने आंसर्स ढूंढे एक एक करके। बट उतना ग्रिल मुझे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने नहीं किया, वो ऊपर ऊपर से गया हर एक चीज से। तो इसलिए मुझे और फायदा हुआ उस चीज का, बेनिफिट मुझे बहुत ज्यादा हुआ। ओके। यस मैम। सो अभी जो हमारे जितने भी लोग हैं वो एसएसबी के लिए जा रहे हैं, सो व्हाट इज योर एडवाइस स्पेशली फॉर स्क्रीनिंग? तुम्हारा पहले का स्क्रीनिंग और अभी के स्क्रीनिंग में डिफरेंस क्या था, और क्या अप्रोच थी जो इन लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए? मैम, टू दी ओआईआर पार्ट, पहले तो जो ओआईआर आपने ग्रुप में सेंड करे हैं वही आ रहे हैं जनरली। और आई वुड सजेस्ट कि वो तो करके ही जाओ, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका माइंड एक बार पता लग जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर उसके बाद जो पीपीटी है, लॉजिकल लॉजिकल स्टोरीज बनाओ उसमें। ये कोई ज़्यादा हाईटेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आई वॉज नॉट एबल टू लाइक दी हाई लेवल स्टोरीज, मुझसे नहीं लिखी जाती। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ, कि जो मैंने किया है। और इस बार भी मैंने वही किया था कि मैंने जो अपने से रिलेट करके स्टोरीज लिखी। और साथ में जो आपने बताया था ना उसका, कि न्यूज़पेपर रीडिंग शुरू करो, और वो भी लाउडली। जिससे क्या होगा कि आपकी जो ये मसल्स हैं वो सही हो जाएंगी, और इससे आपकी मतलब फंबलनेस दूर हो जाएगी। तो वही मैम मैंने किया था, तो उससे मेरी नरेशन बहुत अच्छी हो गई थी। और जीडी में मैंने डोमिनेट भी नहीं किया था और चुप भी नहीं किया था, सिर्फ एवरेज सा रहा था। तो यही एडवाइस है कि नरेशन अच्छी करके जाओ, बिल्कुल अच्छी टॉप नॉच होनी चाहिए। और जीडी में एक दो पॉइंट रखो चाहे, बट वो लॉजिकल हो। ओके। और उस टाइम रखो कि सभी आपकी बात को सुन रहे हैं, कोई ये ना हो कि हाँ कोई और भी बोल रहा है। ओके, बस ये था मैम। ठीक है। सो पहले दिन आप गए और आपका चेस नंबर रिकॉल उन्होंने जैसे अनाउंस किया एंड यू वर लाइक फाइनली स्क्रीनिंग हो गया। देन नेक्स्ट डे यू हैव टू राइट डाउन साइक। साइक के लिए डेफिनेटली, जैसे अभी तूने बोला कि मैं बहुत ही लो लेवल से जाता था, बट आई ट्राई टू राइट डाउन माई ओन एक्सपीरियंसेस वॉट एवर आई हैव। तो लास्ट ऐसी क्या गलती हो रही थी साइक में, और इस बार तूने क्या अप्रोच डिफरेंट करी? और जो लोग जा रहे हैं उनको साइक के लिए कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसी प्रैक्टिस करनी चाहिए? और एक बहुत मिथ होता है बच्चों का कि अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे मैम तो वो ना बहुत ज़्यादा कोच्ड लगता है। तो कितनी करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तेरा क्या ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस है? मैम, स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैं पहले जाता था ना, तो मैं रैंडमली जा रहा था, बिल्कुल रॉ, कि जो भी होगा देख लेंगे वहां पे, कि स्टोरी तो लिखनी है, कोई इतनी दिक्कत आएगी नहीं कि पिक्चर आएगी स्टोरी लिखनी है। बट मैम एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग ब्लैंक। मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जा रहा था, तो मैं कुछ भी लिख रहा था उसमें टीएटी में। आपने शायद मेरा पहला जब चेक भी किया था, तो उसमें भी सेम ही चीज थी। तो फिर सेकेंडली डब्ल्यू ए टी मैंने 5-6 मिस कर दिए थे पहले में, और एस आर टी तो मैंने 30 ही की थी सिर्फ। और एस डी भी तैयार नहीं था बिल्कुल भी। तो मेरी वो पहले गलतियां थी। और मैंने जो अब की बार अप्रोच की थी, कि जो एक तो वो पिक्चर्स थी 50 पिक्चर्स वाली पीडीएफ है जो, उसको मैंने पहले से स्टोरी लिख ली थी उसके ऊपर, और अपने एक्सपीरियंस से लिखी थी, प्रॉपरली अपने एक्सपीरियंस से, कि कुछ भी उसमें ज्यादा नहीं है, बट उसमें मेरे एक्शन खुद के हैं, कि जो जो मैंने किया है। और वही मैंने सेम, जब वहां पे पिक्चर्स आई, 9 पिक्चर्स वाज फ्रॉम दैट पीडीएफ, तो आई वाज एबल टू राइट द गुड स्टोरीज रिलेटेड टू माय एक्सपीरियंस। जैसे मैं एक एग्जांपल शेयर करूं, उसमें एक पिक्चर आती है ना, कि 4 कैरेक्टर्स है उसमें, एक थोड़ा एज है, एक बच्ची है, और एक 2 कैरेक्टर्स और है, एक मेल है एक फीमेल है। तो उसको मैम मैंने बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से लिखा था, कि लाइक देवर द एल्डर वन एंड द स्मॉल किड वाज फ्रॉम द शिमला, एंड देवर न्यू टू दैट प्लेस। तो उनको नया स्कूल ढूंढवाना था। और यही चीज मैंने हेल्प अपनी रियल लाइफ में भी की थी, और यही चीज मैंने एसडी में लिखी हुई थी। तो वो डायरेक्टली रिलेट कर पा रहा था चीजों को। तो ओके। यही अप्रोच मैंने इस बार देखी। तो शायद यस मैम। अगर मैं इसका इन्फ्रेंस निकालूं तो यही कि इफ यू ऑलरेडी हैविंग योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ऑफ योर लाइफ, डेफिनेटली समवेयर आप स्टोरी से भी रिलेट कर सकते हो। सो जो बिल्कुल तूने बिल्कुल सेल्फ मैम। इंट्रोस्पेक्शन किया था वो कैसे किया था? और वो जो अभी नए लोग हैं जो शायद इनको पता ही नहीं कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से आप किस तरीके से अपनी लाइफ को स्टोरी तक ला सकते हो, तो वो कैसे तूने सीखा वो इनको बताना थोड़ा। मैम, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो मैंने किया था ना, मैंने डायरी राइटिंग शुरू की थी असल में। कि मैं जो जो भी हुआ दिन में, वो एक बार डायरी में नोट करता था। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आई मुझे, कि लाइक आई वाज नॉट एबल टू रिकॉल दैट बट आई हैव डिड इन माय होल डे। बट जैसे ही मैं बैठता था, फिर धीरे धीरे आदत आदत बनने लगी, तो मैं फिर अपने पास में जाता था, कि हाँ पास में मैंने कौन कौन से वो किए, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने सिखाई थी ना उसमें साइक में। तो वही चीज मैंने की थी, कि स्कूल में क्या किया, घर वालों के लिए मैंने क्या किया, पेरेंट्स के लिए क्या किया, अच्छा उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझसे। वो सारी चीजें मैंने लिख डाली थी एक बार। फिर उसको फ्रेम कर लिया था अच्छे से।
और उनका जो जो एक एक इंसिडेंट था वही मैंने उठा के एज इट इज उसकी उसकी स्टोरी बना ली थी। क्योंकि अब आपने शायद कहा भी था कि क्लाउड किचन की स्टोरी बनानी है, ये बनानी है, मैं मुझसे नहीं लिखी जा रही थी वो एक्चुअल में, क्योंकि एक्शन नहीं आते थे मुझे। हाँ। बट मेरी जो डेली लाइफ की थी उसमें मैंने एक्शन अच्छे डाल लिए थे, थोड़ी चैट जीपीटी की भी हेल्प ली थी। हम्म। बट ये था कि एक्शन उसके बिल्कुल रियलिस्टिक थे, हम्म। तो ओके। वैसे की थी मैंने। ओके, जैसे साइक का हो गया सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। एक अगर हम यहाँ से कुछ लेके जाना चाहें तो जितना आप अपनी लाइफ के बारे में अवेयर होगे, अपने इंसिडेंट्स के बारे में कि इंसिडेंट के साथ आप कैसे एक्शंस लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल उसने एक हेल्पिंग नेचर अपना शो किया स्टोरी से कि अगर कोई भी अगर आ रहा है आपके आसपास, यही आपका शायद CIQ 2 भी होता है कि हाउ यू आर विथ योर नेबर्स, माइट बी दे आर न्यू टू योर प्लेस एंड हाउ यू आर हेल्पिंग देम। ठीक है, सो दैट इज समथिंग वी कैन लर्न फ्रॉम साइक। साइक के लिए TAT हो गया, देन जो SD हो गया, SRT हो गया, WAT, उसके लिए क्या प्रैक्टिस की थी और कहाँ से की, कैसे की? मैम WAT के मैंने जो आपने वो यूट्यूब पे सेट अपलोड कर रखे हैं वही करके गया था मैं जस्ट। और वैसे जैसे आपने कहा था कि सुबह लेनी है दवाई, वो शाम को लेनी है दवाई, वैसे ही मैम मैंने 15-15 मिनट के सेट लगाए थे, सुबह भी और शाम को भी, और वो हाँ। हो गए थे। और मैक्सिमम 19 ही थे। बट जो SSB में डाल रहे हैं ना वो लाइक वही डाल रहे हैं, बट वो थोड़े लॉन्ग होते हैं जो वर्ड्स होते हैं ना, जैसे इमेजिनेशन हो गया, ठीक है, तो उसको लिखने में टाइम लगता था। तो बैड लिखने हैं, पर क्रिप्स लेने हैं थोड़े कि 5 वर्ड में आपका सेंटेंस पूरा हो जाए। हम्म। और मैम रही बात SRT की, जो SRT थी वो मैंने बिल्कुल जो पहला जो डाला था वही लिखा था डायरेक्ट। हाँ। कि मैं उसके लिए प्रिपरेशन नहीं करके गया था, बिल्कुल भी नहीं करके गया था, बस जो पहला थ्रो डाला था वही लिखा था। हम्म। एंड आई वाज एबल टू राइट 45 SRTs इन माय SSB। हम्म। और SD था जो मैम SD में पहले से अच्छे से तैयार करके लिया था, और आपसे मैंने चेक भी करवाया था वो हम्म। 2-3 बार, और उसकी मैंने 3 से 4 बार प्रैक्टिस भी की थी। ओके, सो यस मैम। अगर जैसे सुबह तुम लोगों का साइक है तो उससे पहले कुछ करा था या फ्री माइंड से गया था? मैम उससे पहले मैंने कुछ नहीं किया था, बट मेरी उससे एक दिन पहले मैंने जो स्टोरीज लिखी थी ना, हम्म। वो एक बार मैंने थीम्स देख लिए थे जैसे उसके, कि अगर आ जाए तो मैं ऐसे ऐसे स्टोरी लिख डालूंगा। ओके, सो आपकी बातों से ये बार बार ऐसा बोल रहा होगा ना कि मैम आपने ये करा था तो मैंने ये कर लिया था, आपने ये करा था तो मैंने ये कर लिया था। द बेस्ट थिंग आई लाइक अबाउट तुषार, जो मैंने इसके पोस्ट में भी डाला था, कि तुषार को जो बोल दो वो कर देता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सही है गलत है, वो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपना टाइम एनर्जी लगाएगा कि क्या करना है। एंड आई रिमेम्बर कंटेंट की क्लास मॉर्निंग में होती थी, मॉर्निंग में उठ के आने वाले बहुत कम लोग होते थे। इसको 2 दिन डांट पड़ी, उसके बाद इसने नहीं भाई मुझे ऑन टाइम जाना है तो जाना है। सो दैट इज समथिंग कि अगर आप कंसिस्टेंट भी रहोगे ना तो आपको एक बेसिक अप्रोच तो आ जाती है SSB की। अब साइक हो गया, साइक के बाद नाउ पूरा फोकस हो जाता है इंटरव्यू और GTO के लिए। तो इंटरव्यू कैसा गया था, पहले इंटरव्यू से ये इंटरव्यू कैसे डिफरेंस था, डेफिनेटली हम कंपैरिजन करके चलेंगे। एंड उसके बाद इंटरव्यू के लिए द वन थिंग विच एवरीवन नीड्स टू कीप इन हिज और हर माइंड, वो क्या चीज तू बताना चाहेगा? यस मैम, जैसे मैम रिसेंटली उसके पहली लास्ट अटेम्प्ट में मैं वहाँ गया था, देहरादून, 1 FSB देहरादून। और वहाँ मेरा इंटरव्यू चला था, बट एक होता है ना कि अगर असेसर ज्यादा हंसने लगे आपके इंटरव्यू में तो समझ लो कि आपका नहीं होगा। तो वो मुझे दिखने लग गया था वहां पे भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्यादा फ्रैंक हो गया था उनके साथ ना। तो मैंने जो इस बार की चीज की थी, जो मैंने आपको भी इंटरव्यू दिया था उसमें भी थोड़ा वर्बोस था, तो मैंने उसके बाद थोड़ा कम कर दिया था कि अगर बताना है कुछ थोड़ा बताओ, कि ज्यादा से वो क्वेश्चन ही क्वेश्चन निकालेगा, उसके बाद इंटरव्यूइंग ऑफिसर पक्का निकालेगा। तो मैम इसकी मैंने प्रैक्टिस कैसे की थी कि पहले तो मैंने लिखा बहुत है इंटरव्यू के लिए, मैंने अभी भी 2 नोटबुक्स भर रखी है इंटरव्यू के लिए। वही की सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके, बार बार रेक्टिफिकेशन करके, उसको CIQ को अच्छे से करना, फिर उसके काउंटर क्वेश्चन निकालने, फिर उनको तैयार करना। तो वो सारी चीजें कर रखी थी। और सबसे जो मतलब मुझे लगा कि चैलेंजिंग पार्ट था कि मेरा साइट के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू सबसे पहले मेरा ही था। ओके। मुझे सिर्फ 5 मिनट मिले थे, और इन दैट 5 मिनट्स आई वाज लाइक कि यार भाई इस बार भी नहीं होगा शायद। और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के सामने था। और प्रेसिडेंट को जो मैंने वहां पे ऑब्जर्व किया था, वो ना तो कोई एक्सप्रेशन दे रहे थे, ना मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि काउंटर क्वेश्चन भी नहीं आ रहे थे, जैसे ना करंट अफेयर्स के। ठीक है, रिसर्च के रिलेटेड था, कुछ मेरे मदर के रिलेटेड भी था, फैमिली के रिलेटेड भी था, बट कोई वो डिफेंस के रिलेटेड नहीं थे क्वेश्चन। एंड मेरा 20 से 25 मिनट में वाइंड अप हो गया था सारा। ओके। तो उसमें उन्होंने मतलब क्वेश्चन फायर किए थे भाई, CIQ 1 फायर किया, CIQ 2 फायर किया, एग्जैक्टली जैसे आपने बताया था, कोई क्वेश्चन चेंज नहीं, ऊपर नीचे कुछ नहीं था। और आई वॉज एबल टू हैंडल दैट CIQ वेरी परफेक्टली। और उसके बस काउंटर क्वेश्चन वही हुए थे, मदर वाला पार्ट और हाँ। मेरे जो रिसर्च वाला पार्ट, उससे ज्यादा कुछ नहीं था।
फिर उसके बाद एक क्वेश्चन फायर हुआ था कि डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड। उस पे मैम मुझे पता नहीं क्यों मैंने नो कहा था, बट 10 मिनट उस पे ग्रिल किया, अच्छा। पता नहीं क्यों। अच्छा। और उस पे चला, बार बार काउंटर क्वेश्चन कर रहे हैं कि अच्छा, सो हाउ यू थिंक दैट द गर्ल बिकम अ डिस्ट्रैक्शन फॉर योर करियर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन फायर हो रहे हैं। अच्छा। एंड आई वाज लाइक कि मेरी तो है भी नहीं, मैं कैसे बताऊं इसको। तो फिर मैम उसके बाद एक क्वेश्चन जो फायर हुआ था कि व्हाई यू आर नॉट एबल टू मेक इन द लास्ट अटेम्प्ट्स, वो क्वेश्चन पक्का फायर होगा। हम्म। वो इस बार भी मतलब हुआ था, मेरे लास्ट अटेम्प्ट्स में भी हुआ था। हम्म। और उसको हैंडल करना बहुत ही अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा उसे, क्योंकि वो डीप में जाएगा। हम्म। फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं उस पे भी जाएगा, और अभी हम क्या कर रहे हैं उस पे भी। और मैम कई कई बार तो वो प्लान बी प्लान सी पे भी जा रहा था कि आपका प्लान सी क्या है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन फायर कर रहा था, जैसे मैंने रिसर्च का बताया था। हम्म। तो ये चला था मैम मेरा इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू के बाद मैं थोड़ा ये हो गया था, चिल हो गया था कि चलो अब की बार नहीं होगा, तो जैसे जीटीओ है वैसे परफॉर्म कर देंगे। हाँ। बट द बेस्ट पार्ट वाज दैट कि उसके बाद मैं इतना चिल हो गया था कि मेरा जीटीओ बहुत अच्छा गया था। ओके, स्ट्रेस नहीं लिया। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लिया मैंने ओके। उसके बाद। हम्म। ठीक है, और व्हाट इज द वन थिंग जो सब लोग प्रिपेयर करें इंटरव्यू के लिए, वो उन्हें दिमाग में रखनी चाहिए? मैम इंटरव्यू में मैम कम बोलो, जितना बोल सकते हो कम बोलो, बस ज्यादा मुंह मत खोलो, ज्यादा मुंह खोलोगे तो ज्यादा ही फंसोगे। ओके। और ये भी है कि यार आप जो भी बोल रहे हो एटलीस्ट झूठ मत बोलो। दैट इज झूठ मत समथिंग, बोलो अगर आप बस। वो झूठ पकड़ा गया ना तो फिर आप कितने भी अच्छे कैंडिडेट हो, आप कभी पास नहीं हो सकते। ठीक है। और आपने भी पकड़ा था मेरा एक बार, हाँ, बता सोशल दे मीडिया सबको। वाला। हाँ, कौन सा वाला? मैम सोशल मीडिया वाला ना, कि हाँ। आपने कहा था कि आर यू ऑन एनी सोशल मीडिया, तो मैंने नो कहा था। हाँ, और तो आपने कहा था कनेक्टेड टेलीग्राम टेलीग्राम से से नहीं। हमसे। ठीक है। वो यस तो मैम। यहाँ के लिए ठीक है, बट उसको इतना नहीं पता होगा। बट यस, वो ग्रिलिंग कहीं ना कहीं सच में काम तो आई थी, क्योंकि तुषार वाज लाइक थोड़ा सा ऐसा हो गया था कि यार मैं क्या ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है। बट यस, थोड़ा सा कूल डाउन के बाद उसने अपने ज्यादा एफर्ट्स मारे उसके बाद, और नाउ ही इज ऑन द अदर साइड आफ्टर इंटरव्यू। मैं थोड़ा सा ये भी जानना चाहती हूँ यार कि बंकर में कैसा माहौल था? बंकर इन सेंस जहाँ पे तुम लोग स्टे कर रहे थे, तो वहाँ पे कैसा माहौल था, कैसा ग्रुप था? और मतलब जो आई फील कि जीटीओ के आधे टास्क तो वो डॉर्मेट्री में होते हैं, अगर वहाँ पे आपके अच्छे दोस्त हैं तो डेफिनेटली आपका जीटीओ भी बहुत स्मूथ जाता है। सो बिफोर स्टार्टिंग ऑफ दिस, क्या क्या चीजें हुई थी, और वेटिंग टाइम था तेरा इंटरव्यू में? मैम वेटिंग टाइम मेरा था, तो वेटिंग टाइम मेरा व्हाट था, वाज द अच्छा थॉट खासा था। प्रोसेस, कैसे अपने उस टाइम को तूने मैनेज किया? मैम मैं बस सोच रहा था कि यार इतनी मैंने क्या कांड कर दिया लाइफ में कि पहला इंटरव्यू मेरा ही फंस गया। अच्छा। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था। ओके। बाकी ये था कि काम था मैं वहां पे कि चलो जो भी है वो हो जाएगा, जो भी होगा कि। और ये भी था मैम कि चलो पहले दिन में पहली बार में हो जाएगा, कि उसके बाद फ्री रहूंगा, कि हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। और मैम रही बात फिर बैरिक्स की, मैम बैरिक्स में मैं, मुझे लगता है मैं ही था जो सबसे ज्यादा मतलब हंसमुख था वहां पे। हाँ। हम खूब बोल रहा था, खूब सबके साथ मजाक कर रहा था। हम्म। और मैं था चेस नंबर 25 और चेस नंबर 35 थे, हम दो ही थे जो अच्छे से मजाक कर रहे थे सबके हम्म। साथ। और सभी मतलब ये हैरान थे कि यार ये कैसे लोग आए हैं दोनों। कि इतना मजाक कौन करता है भाई। बट अच्छा। मैम द बेस्ट पार्ट वाज कि उस मजाक ने ना एक अच्छी बॉन्डिंग बना दी थी मेरी सभी के साथ। हम्म। और जैसे जीडी हुई तो जीडी में सब मुझे सुन रहे थे अच्छे से कि अगर मैं बोल रहा हूँ कुछ, क्योंकि वो बॉन्डिंग अच्छी हो गई थी। हम्म। फिर मैम उसके बाद जीपी हुई, जीपी में जीपी भी सेम ही चली कि ग्रुप डिस्कशन बहुत अच्छी हुई। एक ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट था जो जीटीओ ने कहा था कि इफ नो वन इफ एनीवन वाज नॉट एबल टू टेक पार्ट इन द ग्रुप डिस्कशन, ही मे स्पीक। तो मैम एक ये पॉइंट होता है कि जैसे अगर हमने रख दिया ना पॉइंट, तो फिर मत बोलो हम्म। कि मुझे मेरे साथ वाला बोलने लगा, क्योंकि वो बोला नहीं था। और उसको काउंटर करने के लिए बाकी सब भी बोलने लगे। हम्म। बट मेरे माइंड में ये था कि हाँ, अगर अब मैं बोला तो हो सकता है कि अंदर होता होता बाहर हो जाऊं, हम्म। क्योंकि मैं बोल चुका अभी। तो हम्म। ये बस थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स होते हैं जो वहां पे ध्यान रखने होते हैं, कि अगर जीटीओ कुछ कह रहा है, या इंटरव्यूइंग ऑफिसर या साइकोलॉजिस्ट कुछ कह रहा है, तो उसको मानना पड़ेगा। हम्म। फिर मैम जीओआर हुई वहां पे। जीडी कैसी जीओआर हुई में थी? मैम जीडी बहुत अच्छी हुई थी, जो आपने मेनली कंटेंट क्रिएशन बैच में एजुकेशन के रिलेटेड करवा रखा था ना, तो ओके। वही लीड आई थी दोनों में। हम्म। और उसका मैंने कंटेंट अच्छे से तैयार कर रखा था कि उसके मेरे पास फैक्ट्स थे, लाइक स्पिल ओवर इफेक्ट था, हाँ। या डाटा था पूरा। हम्म। तो उसको मैंने एज इट इज ही वहां पे बता दिया था। तो वो ये था कि मैंने शॉर्ट वर्ड्स में बहुत कुछ कह दिया था, तो मुझे लगता है कि वो भी एक अच्छा पॉइंट था मेरे लिए। ओके। यस ठीक है। मैम। और जीडी होने के बाद ग्रुप सपोर्टिव था, या फिर यू नीड टू क्रिएट स्पेस फॉर योरसेल्फ? मैम ग्रुप स्पोर्टिव भी था और नहीं भी था। एक दो बंदे डोमिनेट कर रहे थे, वो बोले जा रहे थे अपना, जैसे एक दो मिनट के लिए बोल लिया, फिर उसके बाद भी अगर हम बोलने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जेंटलमैन लेट मी प्लीज कंप्लीट।
ओके। और ऐसे बंदे मिलेंगे मैम, हमेशा ही मिलेंगे। हाँ। और एक दो बंदे ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम्म। बट ये है कि आपको एवरेज रहकर चलना है, वहां पे सुनना भी है और बोलना भी है, दोनों चीजें ओके, हैं। ठीक है। यस मैम। देन उसके बाद जीडी के दोनों जीडी होने के बाद कौन सा टास्क हुआ था? मैम जीपी हुआ था। जीपी हुआ था। यहाँ पे मैं एक यस और मैम। क्वेश्चन लेना चाहूंगी कि मेजोरिटी ऑफ पीपल थॉट अबाउट कि ना अगर आप एसएसबी में जा रहे हो तो कुछ भी बोल लोगे जीडी में। सो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू तुषार, इज नॉलेज प्लेज अ की इंपॉर्टेंट रोल और इज नॉलेज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट? अगर ठीक है आता है नहीं आता है नहीं आता है, या फिर समवेयर यू नीड टू गो विद द नॉलेज बैंक? मैम नॉलेज होना मेरे ख्याल से जरूरी है वहाँ पे, क्योंकि नॉलेज होगी ना तो आप कॉन्फिडेंस से पॉइंट रखोगे अपना, हम्म। और बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स में आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर पाओगे। अगर नॉलेज नहीं होगी तो आप वही बीट अबाउट द बुश, तो वैसा काम रहेगा। हम्म। और आपको सोचना भी पड़ेगा। अगर मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास फैक्ट्स है, तो मैं सिंपल स्टेट करके अपना साइड हो जाऊंगा। हम्म। नहीं तो बार बार बोलना पड़ेगा। ठीक है, वही मैं अलग पॉइंट सोचूंगा कि इसको मैं कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ किसी और चीज के साथ। तो उससे फायदा ही होगा जितनी नॉलेज ज्यादा होगी। ठीक है। तो उसके बाद जीपी हुआ आपका। यस मैम। जीपी में क्या अप्रोच थी? और एक और चीज़ है कि बहुत सारे बच्चों को जीपी थोड़ा सा ना ट्रिकी लगता है, क्योंकि शायद वो स्पीड डिस्टेंस को इतने इजीली फेमिलियर नहीं हो पाते, कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो तुमने कैसे प्रिपेयर किया और क्या एडवाइस करना चाहोगे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जीपी में? जीपी में तो मैम जैसे सबसे पहले वो मैप के बारे में ब्रीफिंग करेंगे सर, तो उसको अच्छे से सुनो कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है, क्योंकि उसके बाद ही वो नरेटिव नरेट करेंगे। तो मैम जब नरेटिव नरेट हुआ, मैंने उसमें दो तीन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा। एक तो टाइमिंग का, हम्म। कि टाइमिंग पे कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या हो रही है, कि आधी चीज़ उससे क्लियर हो जाती है। ओके। ठीक है, फिर मैम उसके बाद मैंने जब नरेटिव मुझे मिला, तो मैंने सिर्फ पहले टाइमिंग्स देखी कि कौन से टाइमिंग पे क्या चीज़ हो रही है। उसके बाद मैंने पूरा नरेटिव पढ़ा। फिर मैम मैंने देखा कि ग्रुप कितने का है, कहाँ लोकेशन है, ठीक है, और टाइमिंग टाइमिंग क्या हो रखी है मेरी इस वक्त। ओके। ठीक है, उसके बाद मैम मैंने नरेटिव को एक बार साइड पे करके सिर्फ मैप के थ्रू ट्राई किया कि मैप में कैसे कैसे हो, क्योंकि वो होता है ना कि अगर हम एक बार देख लें चीज़ों को कहाँ पे क्या है तो ज़्यादा समझ आती हैं। हम्म। तो मैम मैंने वो किया था सिर्फ। उसके बाद भी मेरे पास एक दो मिनट्स पड़े थे, तब तक मैंने अपना प्लान पूरा डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से इतने बंदे यहाँ, इतने बंदे यहाँ। फिर मैम अब आई बात लिखने की, तो लिखने में मैंने एक पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर कर रखा था कि सबसे पहले कितने का ग्रुप है, लोकेशन कहाँ है और टाइमिंग क्या है। सबसे पहले टॉप पे वो लिखा, ग्रुप लोकेशन एंड टाइमिंग। हम्म। फिर उसके बाद मैम प्रॉब्लम्स एज पर दी प्रायोरिटीज। हम्म। फिर उसके बाद रिसोर्सेज यूज। हम्म। उसके बाद मैम मैंने सोल्यूशन दिए। सोल्यूशन के जस्ट फॉर टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम एंड एट द एंड वेयर वी मीट, वो बताया मैंने। और फिर अपना जो प्राइमरी टास्क था वो पूरा किया। ओके। तो ऐसे में हमने वो किया था। फिर उसके बाद जीडी हुई। जीडी में वही कि पॉइंट्स दिए वहाँ पे। और एक पॉइंट जो बच्चे वहाँ पे मेंशन करना भूल जाते हैं कि वो डिस्टेंस और टाइमिंग नहीं बताते वहाँ पे, यस। कि अगर यू आर नॉट एबल टू स्पीक इन द सॉल्यूशन पार्ट, यू जस्ट मेंशन द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम, इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है ऐसा। तो वही मैंने बोले थे एक दो जगह। और बाकी अगर कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये प्लान सही है, तो उसको एग्री भी किया था। ओके, ये था ठीक मैम। है। सो आफ्टर जीपी पीजीटी हुआ होगा। यस मैम, पीजीटी हाँ। हुआ था उसके सो बाद। पीजीटी के लिए क्या अप्रोच थी और ग्रुप कैसा था, और आखिरी तक तेरा माइंडसेट क्या था? मतलब तूने पार्टिसिपेटिव रहा या फिर आइडियाज भी दिए, या फिर योर अप्रोच वाज कि मुझे ग्रुप को लेके जाना है, ग्रुप के लिए करना है, खुद के लिए नहीं करना है? सो व्हाट वाज योर इंस्टेंस? मैम पीजीटी में मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की कि बस खुद को भूल जाओ और ग्रुप को आगे लेकर जाना है। बस यही सोचो, जैसे तैसे कि अपनी ही टीम है वो, हम नहीं उसको पुश करना है आगे। हम्म। और ट्राई करो इनिशियली जो फर्स्ट पार्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है, उसमें थोड़ा आगे रहो, क्योंकि ओके। वहां पे सॉल्यूशंस तुम्हारे इजीली लग जाएंगे। हाँ। तो उससे उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि पहले ऑब्स्टेकल पे चले जाओ, हम्म। और रॉ मटेरियल आपको खुद ही मिल जाएगा वहां से, क्योंकि आपको अगर आप आ गए हो खुद ही तो मांग सकते हो खुद भी। ओके, सो फर्स्ट ठीक है, लर्निंग इज यू हैव टू एंटर अर्ली, है ना? इट इज आल्सो एंटर शोकेस अर्ली। योर यस। इनिशिएटिव। यस मैम। ओके। और मतलब बच्चे वहां पे पहले रॉ मटेरियल के लिए जाते हैं, तो वहां पे उससे अच्छा है कि पहले ऑब्स्टेकल पे जाओ। ठीक है। और मैम फिर पहले पार्ट में तो डायरेक्टली वो ब्रीजिंग वगैरह हो रही होती है तो हाँ। चल जाएगा। दूसरे पार्ट में भी ऐसा कुछ होता है। और जीटीओ जो कह रहा है ना, उसको अच्छे से सुनो, क्योंकि वो कई बार ना कहने में भी सोल्यूशन बता देता है, हिंट दे देता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, कि हाँ। ऐसे करो ऐसे करो। ठीक है, तो उसको अच्छे से सुनोगे और ट्राई करो कि जीटीओ को सुनाने के लिए मेन कोई भी टास्क करो, जब सोल्यूशन अपना बता रहे हो तो जीटीओ को बताओ। हाँ। ठीक है, बिना उसके उसकी तरफ देखे हुए, हम्म। बट थोड़ी लाउडली बताओ उसको कि हाँ उसको भी पता लगे कि हाँ ये सोल्यूशन हो सकता है। ओके। फिर मैम
अब मुझे जैसे सेकंड हो गया तो मुझे लगने लगा कि मैं डोमिनेट कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा। तो जीटीओ ने कह रखा था कि इफ समवन इन द बैक हैव एनी आइडिया सो यू कैन स्विच योर पोजीशन बट विद द कोऑपरेशन। ओके। तो मैंने ऐसे ही कह दिया था कि जेंटलमैन इफ एनीवन हैव एनी अदर सॉल्यूशन ही कैन स्विच द पोजीशन विद मी। तो ओके। अब पिछले पिछले वाला आ गया। तो उससे क्या होगा कि मेरा कोऑपरेशन भी दिख गया, टीम हाँ। स्पिरिट भी दिख गई, तो डोमिनेशन भी नहीं शो हुई। तो ये कर सकते हो वहां पे कि अगर ज्यादा डोमिनेट कर रहे हो। हम्म। ठीक है, बाकी मैम यही था मेन तो पीजीटी में। ओके। बाकी तो ये डिपेंड नहीं करता मैम कि आप पूरे 4 के 4 पार्ट पूरे करो उसको, बट इफ यू आर शोइंग द कोऑपरेशन एंड टीम स्पिरिट वो ज्यादा मैटर करेगा। अप्रोच ज्यादा मैटर करती है। यस मैम। ठीक है, फिर उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क में क्या सीन था, कैसे डिवाइड हुआ था ग्रुप? मैम हमारा ग्रुप डिवाइड हुआ था कि लाइक दो ओडी वन। पीछे से दो आगे से, नहीं अच्छा। ओडी वन भी नहीं मैम, दो पीछे से दो आगे से। ऐसा क्यों? तो ऐसे पता नहीं मैम, उन्होंने वैसे जीटीओ सर ने पूछा था कि हाउ यू वांट कि ग्रुप कैसे डिवाइड हो। हाँ। तो हमने कहा कि सर एज योर विश। तो उन्होंने फिर दो पीछे से दो आगे से कर दिया। अच्छा। ठीक है। यस मैम। और जब जीटीओ आपसे कुछ कुछ चीजें बीच में बोल रहा होता है, बात कर रहा होता है, तो क्या करना चाहिए? लोग डर जाते हैं कि अरे कुछ बोलेंगे तो वो हो जाएगा, बट समवे जीटीओ इंटरेक्शन शो कर रहा था कि यार आप कितने पार्टिसिपेटिव हो, आप कितना एंथुसियास्टिक हो टॉक करने में, बात करने में, समथिंग। हमारे जीटीओ ने पता है कुछ भी नहीं बोला था, फर्स्ट आते से वो बोलता है ओके लेट्स डू अ स्मॉल इंटरेक्शन, कुछ भी नहीं कि अभी तक आपने क्या किया, आपका हॉबीज एंड इंटरेस्ट क्या है, और अगर आपको फ्री टाइम कल परसों मिलेगा तो आप कहाँ जाओगे, बस इतना। मतलब इतने प्यार से वो लोग ग्रीट कर रहे थे, बट फिर उसके बाद जब टास्क स्टार्ट हुए तो दे ऑल्सो स्टार्टेड ग्रिलिंग। तो ठीक है, कम बैक टू अगेन जीटी के बाद लेक्चर 8। यस मैम लेक्चर। ओके, क्या टॉपिक आया था, और बाकी ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया, और तेरा क्या अप्रोच था? मैम वैसे सही चल रहे थे, जो हमने कंटेंट क्रिएशन में कर रखे थे वैसे ही टॉपिक आ रहे थे सारे। हम्म। बट मैंने एक्चुअल में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से तैयार नहीं कर रखी थी। जैसे WHO हो गया, आसियान हो गया, वो मैंने अच्छे से तैयार नहीं कर रखी थी। क्यों नहीं करी तो थी? जैसे मैम पता नहीं टाइम नहीं लगा आई थिंक तो। और मुझे मैम वो ना रट्टा मारने वाला थोड़ा मतलब होता समझ भी नहीं है गए। मुझसे जल्दी से जल्दी। हाँ। और मैम फिर मुझे जैसे क्यू कार्ड मिला तो मैंने सबसे पहले देखा, सबसे पहले जो टॉपिक था वो था WHO। अच्छा। तो मेरे माइंड में पहले आया कि मैम कह तो सही रहे थे, अगर कर ही लेता मैं। तो मैम मैंने दूसरा देखा, दूसरा था इंडो पाक रिलेशन। ओके। तब था कि चलो ठीक है कि हाँ बच गया मैं। और उसके बाद वाले मैंने दो देखे ही नहीं। ठीक है। तो फिर मैम वहाँ पे मैंने 3 मिनट स्ट्रक्चराइज किया उसको वैसे ही जैसे आपने बताया था कि पहले इनिशियल एक लाइन भी दी, कोड भी दिया। उसके बाद वही इंट्रोडक्शन, थोड़ी हिस्ट्री बताई, करंट सिचुएशन बताई, फिर कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के पॉइंट्स बताए और वे हेड बताया। ओके। तो मैम उसको मैंने अच्छे से स्ट्रक्चराइज कर लिया था। बाकी बट जो मेरे साथ वाले थे ग्रुप वाले, उन्होंने स्ट्रक्चराइज नहीं किया था, वो रैंडमली जो भी दिमाग में आता था बोल रहे थे। ओके। और मैम अगर इम्पैक्ट ज़्यादा डालना है तो सबसे पहले एक कोट ऐड कर दो उसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि वो इम्पैक्टफुल लगेगा, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेगा। जो मैंने यहाँ पे किया था कि जैसे इंडो पाक था तो मैंने वही कहा था कि यू कैन चूज अ फ्रेंड बट यू कांट चूज अ नेबर। तो वहां से थोड़ा इम्पैक्टफुल लगना शुरू हो गया था। फिर मैंने वही स्ट्रक्चराइज किया अच्छे से। और सिर्फ जैसे 3 मिनट्स पूरे कंप्लीट हो रहे हैं उसके जस्ट 2 और 3 सेकंड पहले मैंने अपना फिनिश कर दिया था। ओके। यस मैम, तो ये अप्रोच थी इसमें मेरी। ठीक है। और जैसे लेक्चरेट हो गया, लेक्चरेट के बाद कौन सा टास्क हुआ? मैम हमारी GOR हुई थी। ओके। तो उसमें क्या यस था, मैम। कैसा रहा, क्या मैम बोल उस रहा है, क्या था? मैम हमने सिंपल ही रखा था, जय हिंद रखा था हमने। जैसे यार हमने पहले लड़के क्रिएटिव नहीं होते यार, कुछ तो अच्छा मैम रखा होगा। नहीं? सोचा था मैम बहुत कुछ था, बट जैसे? वो मैम बोल नहीं सकते। ओ अच्छा। ओके ओके। तो ठीक है। मैम जैसे एक और रखा था कि जैसे दुर्गा माता की जय। मैम और जैसे ही हम जाने लगे ना तो एक था चेस नंबर, उसने कहा कि नहीं ये नहीं रखेंगे, जय हिंद रखेंगे, जय हिंद। तो उसने मैम सभी को कन्विंस कर लिया, और क्योंकि टाइम भी नहीं था इतना, 10 सेकंड थे। हम्म। तो हमने कहा चल ठीक है चलो। बट मैम जो मैंने मतलब यहाँ पे अप्रोच फॉलो की थी, मैं हर एक टास्क में पीछे रहा था यहाँ पे GOR में। ओके। क्योंकि मैं इसलिए रहा था कि मैं सभी को मोटिवेट कर रहा था कि चलो आगे जाओ, आप पहले आगे जाओ, और सभी को मोरल बूस्ट कर रहा था। और जो वॉल थी, वॉल पे मैं पहले चढ़ गया था, ओके। वहां में मैं सबसे आगे था, क्योंकि मुझे ये था कि ऊपर बैठ के मैं सभी को पुल कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि आई हैव दैट स्ट्रेंथ। तो मैंने वहां पे ये किया, और यही मेरे ख्याल से सभी को अप्रोच फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपकी टीम स्पिरिट दिख जाएगी।
और आपका मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग करेक्टर भी दिख जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखो GOR एक ऐसा टेस्ट है जो आप अलग से किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें जाके नहीं, यही आपका बताता है कि आप डेली लाइफ में जो जो एक्टिविटीज कर रहे होगे ना वो वहाँ दिखेगी। तो तुषार यहीं पे तेरा डेली शेड्यूल क्या होता था 15 डेज पहले या 1 महीने पहले का, किस तरीके से तूने SSB को टारगेट किया सुबह से लेके आखिरी तक, तो वो एक बार जल्दी से बता देना। मैम जो वैसे मैंने खुद किया था रियलिस्टिक था वो ये था कि सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन, सबसे पहले मैं रनिंग पे जाता था सुबह, हम्म फिर वहां से रनिंग से आने के बाद कंटेंट क्रिएशन की क्लास होती थी। हम्म उसके बाद मैम मैं घर पे हेल्प करता था, हम्म तो नियर अबाउट 11 बज जाते थे उसमें, तो घर पे थोड़े काम रहते थे। फिर मैं अपना इंटरव्यू तैयार करता था, 2-3 घंटा उसमें लगाता। फिर उसके बाद मैंने साइक 1 घंटे के लिए रखी हुई थी कि पिक्चर्स वगैरह लिख के देख लूंगा, वही जो 50 वाली PDF थी। फिर मैम जैसे मैं होम ट्यूशन भी प्रोवाइड करता था, तो 5 मुझे वहां तक बच जाते, 3 से 5, 3 से, और आते आते 5:30 हो जाते। मैम फिर शाम को आधा घंटा वही ग्राउंड में चला जाता, आधा घंटा 1 घंटा। हाँ, फिर उसके बाद आने पे वही 7 PM वाली क्लास अटेंड की। हम्म फिर मैम 7 PM के बाद नियर अबाउट 8 PM पे साइक की क्लास, और 9 PM फ्री होके फिर वही जो दिन में न्यूज़पेपर था वो रीड करता था। हम्म 9 से 10 बजे तक हो जाता था वो कंप्लीट। तो उसके बाद मैम जो होमवर्क दिया होता था कि जैसे आज ये पढ़ना है, आज ये वाला टॉपिक तैयार करना है, तो वो तैयार करता था। ओके, पीछे ऐसा अभी नहीं था। पापा जी दिखे, तो व्हाट वाज द फीलिंग, मतलब मम्मा पापा ने जब सुना कि बेटा रिकमेंड हो गया तो वो फीलिंग कैसे थी? मैम वो तो मम्मा का तो बताया ही नहीं था मैंने पहले, अच्छा। मैंने मेडिकल के बाद ही बताया था उन्हें, क्योंकि वो मुझे था कि कहीं ना कहीं बता देंगे, वो इधर जाएंगे उधर जाएंगे, हाँ। वो कह देंगे कि बच्चा रिकमेंड हो गया अपना। अरे वेरी तो गुड। तो मैंने पापा को ही बताया था कि मेडिकल के बाद ही बताएंगे उन्हें, मम्मा का तो। और उनको मम्मा को ये कह दिया था कि कॉन्फ्रेंस थोड़ी एक्सटेंड हो गई है, कि 5 दिन और लगेंगे यहाँ पे, अच्छा, तो मेडिकल को हाइड करने के लिए। हाइड करने के लिए ऐसा। ओके, तो सो आफ्टर पापा को मेडिकली फिट। मैम मेडिकली फिट होने के बाद उन्हें बताया मम्मा को, और मम्मा वाज लाइक कि बहुत खुश हुए। अब भी कभी कभी कह देते हैं कि मेरे पापा से बात हुई ना, तो पापा कहने लगे कि, क्योंकि वो थोड़ा लगता है उन्हें कि बाइसिंग वगैरह होती है इसमें, हाँ। तो उन्होंने मुझे एक बात की कि तुषार तूने ये चीज़ तो प्रूव कर दी कि यहाँ कोई बाइसिंग नहीं हो रही है, कि सिविल बैकग्राउंड वाला भी जा सकता है, कि कोई ये नहीं है कि हाँ डिफेंस बैकग्राउंड के होना चाहिए। ओके। तो सबसे अच्छी बात मैम मुझे ये लगी कि अपने पापा का मैंने पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दिया वहाँ पे। वाओ। और बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे पापा तो मेरे। और जब मम्मा को बताया ऑब्वियसली वो भी बहुत खुश थे, और अभी तो वो ये कहते रहते हैं बस मेरिट इन हो जाए तो जैसे तैसे। अभी तो और SSB अलाइंड है, उसमें भी रिकमेंडेशन लेना है और खुद चूज करना यस है कि मैम, मैं किस में जाना चाहता हूँ, एयरफोर्स या आर्मी में, है ना? सो यस कमिंग मैम। बैक अगेन, GOR के बाद कमांड टास्क और बाकी सारे जो टास्क थे, फटाफट से उसका क्या अप्रोच था वो? मैम बाकी जो टास्क थे वो अगले दिन हुए थे, और आईओ हुआ था सबसे पहले। आईओ मैम आई वाज एबल टू डू ओनली 9 ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि जो रोप थी, रोप मुझसे नहीं चढ़ी जा रही थी। और ये मैं सजेस्ट भी करूंगा कि अगर जा रहे हो तो अपनी आर्म स्ट्रेंथ थोड़ी ज़्यादा बढ़ा के जाओ, और उसको रोप को पहले पहले ही कर लो, और वो ज़्यादा इजीली हो जाएगी, क्योंकि एयरफोर्स से आर्मी की बहुत ज़्यादा इजी है। फिर मैम हुआ हमारा कमांड टास्क हुआ, और कमांड टास्क में मैम मुझे एवरेज सही मिला था, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था, बट मेरी बॉन्डिंग बाकियों के साथ अच्छी थी, तो 4-5 ने मुझे बुला लिया था एज ए सबॉर्डिनेट। हम्म तो कमांड टास्क में जैसे मुझे मेरा मिला, तो इनिशियली मैंने वही कोचिंग वाले थोड़े आइडियाज इम्प्लीमेंट करने शुरू किए, बट मुझे उसने जीटीओ ने हिंट दे दिया था कि यहाँ पे तुम मैन पावर वगैरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मैन रिसोर्स वगैरह। हम्म तो फिर मैम ऐसे ही चलता रहा, तो बीच में आया, बीच में कहने लगे कि जेंटलमैन यू हैव ब्रोकन द रूल्स, नाउ योर दिस वाइट पोर्शन बिकम्स ब्लू, so what's your plan, and the obstacle at the back is now broken, so what's your new plan। तो ऐसे ऐसे करके वो प्रेशराइज कर रहे थे, और साथ में ये भी कह रहे थे कि अभी टाइम बहुत कम रह गया है, तुम गलतियां कर रहे हो यहाँ पे, ये वो, तो वो प्रेशराइज करते हैं। और एक बार तो मैम ये भी हुआ था कि मेरे सबॉर्डिनेट से टच हो गई थी, हाँ। तो उनको कह दिया था, सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट कह दिया था कि अभी टाइम बहुत कम है, कि जल्दी जल्दी करो, बट मैंने उसको कवर करने के लिए सबॉर्डिनेट को ये कह दिया था कि जेंटलमैन डोंट बी पैनिक, जस्ट फोकस ऑन द वर्क एंड डू योर बेस्ट, डोंट फोकस ऑन द टाइमिंग पार्ट। तो उससे हो सकता है कि ये शो हो गया कि मेरी लीडरशिप अच्छी है वहाँ पे। ओके। और मैम फिर वही कि वो मुझे यहाँ प्रेशराइज कर रहे थे, बट वहाँ पे सोल्यूशन आ जाते हैं अगर काम रहोगे, मैं काम था वहाँ पे बहुत। और लास्ट में तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि उसने कहा था कि हाउ विल यू कॉल द लास्ट पर्सन,
तो वहां पे कह दिया था मैंने। ओके, वो इंसिडेंट बहुत फनी इंसिडेंट है, सो आई जस्ट वांट कि मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाली थी कि पूरे एसएसबी में सबसे फनीएस्ट पार्ट क्या था। तो आई जस्ट वांट टू नो कि हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको वो बता कि वो मोमेंट हुआ क्या था। मैम वो मोमेंट ऐसा था कि जीटीओ सर ने कह दिया था कि ओके जेंटलमैन, सो यू टू केम एट द फिनिशिंग लाइन एंड योर लास्ट सबॉर्डिनेट इज स्टिल इनसाइड, हाउ विल यू कॉल हिम। सो मेरे मुंह से मैम तब कहना तो ये था कि हाँ मैम कि मैन रिसोर्स वी विल यूज द मैन रिसोर्स, बट इंसिडेंटली आई हैव स्पोकन दैट वी विल यूज द मैन फोर्स। तो मैम वहाँ पे जीटीओ सर बहुत हंसे और उनको देख के सबॉर्डिनेट भी हंसने लगे और मेरी भी वहाँ पे हंसी निकल गई ऐसी सेम। ओके बट ये था मैम कि जो मूवमेंट वहाँ पे थोड़ा स्ट्रेसफुल था वो थोड़ा लाइट हो गया वहाँ पे। ओके, यस मैम। ठीक है। सो सारे टास्क हो गए, ठीक है। उसके बाद जैसे इंटरव्यू के बाद तेरे को लग रहा था 20 मिनट ही चला, इतना प्रिपरेशन किया, पता नहीं, एंड यू जस्ट लेफ्ट इट एंड यू आर विदाउट स्ट्रेस गिविंग योर जीटीओ, यू आर एंजॉइंग इट। कमांड टास्क में मुझे अभी भी याद है, कल परसों एक बच्चा था वो मुझसे पूछ रहा था कि मैम मुझे ना कहीं वो लगता है कि मैंने जीटीओ में ना ओवर कर दिया, इसलिए शायद मुझे ना कमांड टास्क में बच्चों ने बुलाया नहीं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू नो वन थिंग, देर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें नहीं बुलाते वो भी रिकमेंड होते हैं, जिन्हें नहीं बुलाते वो भी रिकमेंड होते हैं, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, कैलकुलेशन एंड प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज योर ओपिनियन कि तुझे किसी ने बुलाया था, नहीं बुलाया था, या फिर अगर नहीं बुलाते तो जो एज अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से अगर लोग बुलाते हैं तो क्या क्या चीज़ें, पैरामीटर्स होने चाहिए बुलाने के लिए? डेफिनेटली फ्रेंडशिप को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, या फिर यू विल गो विथ बेस्ट रिसोर्स? तो तेरा क्या स्टांस? मैम जो मैंने चीज वहां पे की थी, मुझे 3-4 ने बुलाया था वहां पे। बट ये था कि मैम अगर यू हैव अ गुड बॉन्डिंग विद योर ग्रुप, तुम्हारी टीम स्पिरिट, तुम्हारा सपोर्टिव कैरेक्टर वहां पे दिख रहा है, तो डेफिनेटली दे विल कॉल यू एज अ सबॉर्डिनेट। और मैम जो मैंने बुलाए थे एज अ सबॉर्डिनेट, वहां मैंने एक चीज की थी कि आई वाज नॉट एबल टू टायर ऑफ, मुझे नहीं बांधनी आती नोट्स वगैरह का, मुझे जनरली नहीं पता। तो मैंने एक ऐसे को बुला लिया था जिसको नोट्स के बारे में पूरी नॉलेज है, और एक ह्यूमन वेट यूज करने के लिए वहां पे मैंने बुला लिया था। तो मैंने वहां पे ऐसे करेक्टराइज करके 2 सबॉर्डिनेट को बुला लिया था। बट ऐसा भी नहीं है कि हाँ, अगर कि कोई तुम्हें नहीं बुला, कि अगर तुम्हें कोई नहीं बुला रहा तो यू आर नॉट रिकमेंडेड, ऐसा भी नहीं है। बट ये है कि हाँ, अगर बुला रहे हैं तो ये शो करता है कि हाँ तुम्हारी टीम बॉन्डिंग अच्छी है, तुम्हारा बाकियों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा है। ओके, सो Yes, ma'am. ये जीटीओ भी हो गया एंड नाउ यू पीपल आर फ्री। सो व्हाट योर डेट, वहाँ पे क्या क्या खेलने की चीज़ें हैं, या फिर हाउ यू पीपल बीइंग एंटरटेन्ड कैसे करते थे? और उसके बाद कॉन्फ्रेंस वाला जो मोमेंट था, तो उससे एक रात पहले ये रात अंतिम वाली जो फीलिंग है वो कैसी थी? मैम जनरली हम ना, जैसे कोई भी कुछ कह देता था ना, तो हम यही कहते थे कि ऐसे बोलने वाले ही रिकमेंड होते हैं जनरली ना, मूवमेंट को थोड़ा लाइट करने के लिए। ओके, और मैं थोड़ा ज्यादा ऐसे मतलब मजाकिया था, तो कोई भी कुछ कह देता तो उसे कह ही देता था कि हाँ तुम रिकमेंड हो रहे हो पक्का, इसलिए ऐसे कह रहे हो। अच्छा। और एक दो बंदे ऐसे भी थे तो जो मुझे लगता है कि डोमिनेट करेंगे, तो मैंने उनको कह भी दिया था कि मुझे और ना हो, मुझे तुझ पे डाउट है कि हाँ जीडी में तू डोमिनेट करेगा पक्का। अच्छा, तो हाँ। वैसे हंसी मजाक चलती रह रही थी पूरी उसमें। हम्म, और अब जब सारा कुछ हो गया तो हमने वॉलीबॉल वगैरह खेली वहाँ पे, बास्केटबॉल भी खेली थोड़ी सी। हम्म, और फिर मैम हम चले गए वहाँ पे ना, कैफेटेरिया बना हुआ है अच्छा सा, तो वहाँ पे खाना पीना तो चलो वो तो जनरली चलता रहेगा। फिर वही गेम्स वगैरह, इंडोर गेम्स वगैरह खेली वहाँ पे। और फिर बैठे रहे एक दूसरे के बारे में और जाना कि हाँ वहाँ पे राजस्थान में क्या है अच्छा, जहाँ जहाँ से अलग अलग से थे वो। हम्म, और फिर कॉन्फ्रेंस के टाइम मैम थोड़ा ये था, मुझे मतलब इंट्यूशन हो रही थी कि मेरी थोड़ी कॉन्फ्रेंस लंबी चलेगी, पता नहीं क्यों। हम्म, और मैंने मैम एक बार फिर से देख लिया था कि जो जो मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चन गलत हुए थे, जहाँ आई वाज नॉट एबल टू स्पीक, वो मैंने एक एक चीज देख ली थी कि हम्म, चलो अगर फायर हो गए तो। हम्म, बट ये था कि मेरी कॉन्फ्रेंस चली सारी मतलब 30 सेकंड चली थी मेरी कॉन्फ्रेंस। हम्म, और क्वेश्चंस वर द सेम, दैट हाउ वाज योर परफॉर्मेंस एंड ऑल दैट। और उसके बाद मैम फिर बाहर आए तो आई वाज क्वाइट श्योर दैट कि अब की बार नहीं होगा कि आईएमए की तैयारी मारेंगे। अच्छा। तो फिर मैम सो वही कि समवेयर ठीक है, अगर देखा जाए, चलो लेट्स अज्यूम फॉर द बेस्ट वन दैट यू आर क्लियर कट कैंडिडेट, है ना? 20 मिनट्स का इंटरव्यू चला, दैट मीन्स बहुत क्लैरिटी से तूने सारे आंसर दिए उसको, ठीक है, कोई भी वो नहीं था। इसके अंदर पीआईक्यू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि यार अब आप अपनी बेस्ट लाइफ, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग पीआईक्यू फिल करते हैं, वो ऑलरेडी बहुत चीजें कर चुके होते हैं पर उस पीआईक्यू तक नहीं ला पाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग हैं कि बहुत ज्यादा लिख देते हैं बट उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो पीआईक्यू कितना बड़ा रोल प्ले करता है, उसको कैसे फिल करना चाहिए, वो तूने कैसे किया, उसके बारे में थोड़ा बता। मैम मेरे ख्याल से जो आपका इंटरव्यू है ना, वो
पीएक्यू डिपेंडेंट ही है, आपका जैसा पीएक्यू होगा ना वैसे ही आपका इंटरव्यू चलेगा। हम्म। ठीक है, अगर आपकी जैसे बैकग्राउंड रहेगा वो आपके फैमिली वाले उस पे रिपोर्ट से दिख जाएगा, एजुकेशन में आपने क्या किया वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, अभी क्या कर रहे हो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन से दिख जाएगा। हम्म। ठीक है, फिर आपकी क्या हॉबीज है, वही अपनी सारी लाइफ है। आई थिंक कि वही जन्म कुंडली अपनी सारी पीएक्यू ही है। हम्म। ठीक है, कि उसके रिलेटेड वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, और उसको भरने के लिए अगर आप एक एक पॉइंट लिख रहे हो ना वहाँ पे, तो उसका एक एक पॉइंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इफ आई हैव रिटन की माई हॉबी इज डायरी राइटिंग, तो मुझे डायरी राइटिंग क्यों करता हूँ मैं, अच्छा कौन सी डायरी यूज कर रहा हूँ, कब मैंने स्टार्ट की, कौन सा लास्ट इंसिडेंट था, वो मुझे पता होना चाहिए। और उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन फायर होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। बट इफ यू आर एबल टू मैनेज दैट पीएक्यू एंड सीएक्यू परफेक्टली, तो आपको वो उस पर भी ग्रिल नहीं करेगा करंट अफेयर्स और डिफेंस वगैरह में। एक और डाउट होता यस है बहुत सारे बच्चों का कि मैम हमारे पास कुछ अचीवमेंट्स नहीं है, हमारी हॉबीज इंटरेस्ट नहीं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग विच दैट पर्सन इज स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, तो उस पे क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं और वो कैसे प्रिपेयर कर सकते मैम मेरे ख्याल से ना कि पीएक्यू, जैसे आप एसएसबी अगर मेरी 5 दिन के बाद है, तो मेरे 5 दिन पहले पीएक्यू फाइनलाइज होना हो जाना चाहिए। उससे पहले उसमें रेक्टिफिकेशन चलती रहेगी, हैं? 2 महीना पहले 1 महीना पहले उसमें रेक्टिफिकेशन होंगी। तो इफ यू वांट टू डू समथिंग फ्रॉम नाउ, तो अभी अगर लिख रहे हो ना तो वो भी आप बता सकते हो। बस उसको ये करना है कि अगर मैं रनिंग मैंने आज से शुरू की है, मैं उस वहां पे जाके ये तो कह सकता हूँ कि मैं 3 महीने पहले से करता हूँ। हाँ। अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर को नहीं पता ये चीजें, बट ओरिजिनलिटी के लिए, और वो कम क्वेश्चन पूछे, मैं ये कह दूंगा कि हाँ मैं 3 महीने पहले से करता हूँ, बट इंसिडेंट मेरे आज वाले होंगे उसमें। और इंसिडेंट कैसे आएंगे, अगर मैं डायरी राइटिंग अच्छे से करता हूँ, मुझे पता होगा कि हाँ कौन सा कहाँ पे कनेक्ट करना है इंसिडेंट को। ओके। सो यस मैम। कितने बच्चे स्क्रीन इन होने के बाद रिकमेंड हुए थे? मैम हमारी रिपोर्टिंग थी सबसे पहले 81 की, हम्म। और 81 चेस्ट नंबर मेरा था बिल्कुल लास्ट। और तब से मुझे ये था कि किस्मत मेरी ऐसी चल रही है कि कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैम हमारे ग्रुप से 16 में से 13 स्क्रीनिंग हुए थे, और टोटल 35 स्क्रीनिंग हुए थे। ओके। फिर मैम 35 में से 4 रिकमेंड किए थे उन्होंने। 35 में से 4 रिकमेंड किए थे एंड यस मैम। बाकी सारे लोग ऑलरेडी रिकमेंडेड थे, कॉन्फ्रेंस आउट थे, कैसे? मैम उसमें 35 में से अबाउट 15 फ्रेशर थे, ओके। और 20 रिपीटर्स थे, जिनमें से एक रिकमेंडेड था, ओके, प्रीवियसली और रिकमेंडेड था। तुम्हारे ग्रुप से कितने लोगों को किया? मैम हमारे ग्रुप से मैं अकेला हुआ था। अकेले हुआ था। ओके। यस मैम। सो अगर तुझे आज मैं बोलूँ कि यार नो ऑल द थ्री वेयर यू फील कि यार ये वाला मेरा बहुत बेस्ट था, मतलब इसमें डेफिनेटली मुझे लगता है कि मैम उसने पास तो किया होगा, मतलब एक इंट्यूशन से अगर मैं हिट करने को बोलूँ तो मैम वो था जीटीओ। जीटीओ, बिकॉज यू आर यस डूइंग मैम। विदाउट स्ट्रेस, यस मैम। enjoying that process. यस मैम। आई रिमेम्बर्ड अगर आप फर्स्ट एफएसबी देहरादून में जाओगे तो वहाँ पे विंग कमांडर करिश्मा तन्ना मैम है, ठीक है, वो साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने भी एक ही बात बोली थी हम सारी लड़कियों को कि अगर आप लिटरली रिकमेंड होना चाहते हो ना, स्टार्ट एंजॉइंग दैट प्रोसेस, डोंट टेक स्ट्रेस ऑफ द रिकमेंडेशन बट स्टार्ट एंजॉइंग दैट प्रोसेस, एंड दैट इज समथिंग वी कैन गो, बिकॉज जब हम स्ट्रेस नहीं लेते तो हमारा जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है, हमारी जो इफेक्टिवनेस है वो मरती नहीं है। सो दैट इज समथिंग which you can take it from here. Apart from this, तुषार, तीनों बैचेस में से तुझे सबसे बैच कौन सा अच्छा लगा? मैम मुझे सबसे अच्छा लगा था कंटेंट क्रिएशन का। गंदा आया तो गंदा भी बता। तो मैम कंटेंट क्रिएशन का मैं क्यों कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो मैंने डायरेक्टली पॉइंट्स यूज किए हैं वहाँ पे, वो इंटरव्यू में भी दिख रहा था, वो मेरी जीडी में भी दिखा था, लेक्चर में भी दिखा था, और अलग एक कॉन्फिडेंस मुझे दे गया था वो, क्योंकि अगर आपकी पहले जीडी अच्छी होगी है ना, तो आपको बाकी ऑब्स्टेकल में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ ये भी मैं अच्छा कर सकता हूँ। ओके, और कौन सा गंदा लगा और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी बता। मैम गंदा तो मुझे इंटरव्यू लगा था खुद का सबसे ज्यादा, हाँ। क्योंकि मैम वही वही पॉइंट ना रिपीट कर रहा था, जैसे आपने बताया था कि एक कार्डियक अरेस्ट वाला पॉइंट था, अच्छा। तो 3 से 4 बारी रिपीट किया था, बट वहां पे मैंने एक बारी कहा था, हाँ। क्योंकि एक बारी के बाद वो वहां पे पहुंच गया था खुद ही कि हाँ क्या हो गया था, क्यों क्या था। हाँ। तो बट ये था कि इंटरव्यू में और अच्छा कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे तो उसने करंट अफेयर वगैरह पूछे नहीं है, हाँ। आगे पूछ भी सकता है, डिफेंस की नॉलेज भी पूछ सकता है, तो वो तो मुझे घंटा कुछ भी नहीं पता। ओके, तुषार का इंटरव्यू के बाद तुषार का फेस अगर रिवील करना चाहे तो दिखा सकते थे कितने स्ट्रेस में था, है ना? तो तुषार उसके बाद क्या लर्निंग्स ली और क्या प्रिपरेशन की थी तूने एसएसबी से पहले? मैम उसके बाद जो जो क्वेश्चन नहीं हुए थे ना मेनली, तो मैंने वहां पे देखा था रिकॉर्डिंग कि देखी क्या है। थी? रिकॉर्डिंग मैम मैंने 3 बारी देखी थी खुद की, वेरी गुड। और मैंने एक दोस्त को भी सेंड की थी,
उसको कहा था कि तू मुझे बता दी यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और कैसे मैं इसको टैकल कर सकता हूँ और ओके। अच्छे तरीके से। हम्म। तो मैम उसने मुझे एक दो चीज़ें बताई थी वहाँ पे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन को टैकल कर सकता है, ये देख सकता है। बट मैम मैंने वो सारे क्वेश्चन लिख लिए थे एक बार एग्जैक्टली, और जो आपने पीडीएफ दी थी ना इंटरव्यू में कि वो ऑक्सिलरी क्वेश्चंस वाली, हाँ। वो मैम मैं सारे तैयार करके गया था अलग से, ओके। क्योंकि उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसा, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं था, और कितने ही क्वेश्चन घुमा लेंगे वो, हाँ। एट दी लास्ट तो उन्होंने वही आना है। हाँ। और मैम फिर मैंने एक आपने बात कही थी कि तुषार यू हैव दैट कामनेस, और मेन जो मुझे वहाँ पे बेनिफिट दिया वो कामनेस थी, कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा था तो वो कामली बोल रहा था, और कोई प्रेशराइज नहीं हो रहा था वहाँ पे। हम्म। तो मैं वही उसको पॉइंट को मैंने अच्छे से करके जो जो चीज़ें नहीं बता पाया था उसको इम्प्रूव किया। तो अपनी देन पॉजिटिविटी में कामनेस बताई थी उसको? मैम उसको बताई थी मैंने, ओके। और जो मैम एंकर वाला पॉइंट था वो मैंने वो कर दिया था नहीं अच्छा। बताया था उसे। हाँ, चल बढ़िया। ओके, सो तुषार, थ्रू आउट दिस जर्नी यू ऑल्सो मेक अंतिम पग एज अ फैमिली, एंड मैं हमेशा क्लास में ये बोलती थी इनका घर घर शुरू हो गया, क्योंकि अगर मैम थोड़ी भी लेट आ रही है तो दे स्टार्टेड कीप ऑन इंटरेक्टिंग। तो बहुत सारे दोस्त बनाए तूने, है ना, बहुत सारे लोगों ने तुझे थ्रू आउट द जर्नी मदद करा। एनी 4 or 5 members which you want to give that gratitude, that please thank you, you were consistent throughout my journey, so वो कौन कौन से लोग थे? मैम सबसे पहले तो वो सारी थे जिन्होंने मतलब वेल विशर थे, जैसे आपने बताया था ना कि वो पूछ रहे थे कि रिकमेंडेड हुए नहीं हुए कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। हाँ। तो उनमें से कुछ थे, जैसे मोहित भैया हो गए, हाँ। सेंटी भैया हो गए, नतीशा मैम हो गए, हम्म। आंचल मैम हो गए, फिर सुशीला मैम हो गए, नसरीन मैम हो गए, सारी थे मैम मेनली तो। वो थे, अभय भैया थे, हम्म। अभिषेक भैया थे, तो सभी ने मैम हेल्प की थी मेरी। और ये भी था कि अगर कुछ उन्हें कह दो कि हाँ, आशुतोष भैया भी थे। हम्म। वो आशुतोष भैया बहुत मोटिवेशन फॉर मी, कि जैसे वो सर्विस करते करते टाइम भी वो अभी भी प्रिपेयर कर रहे हैं उस चीज़ के लिए हम्म। मैम। तो उसकी वजह से आई थिंक आई गॉट रिकमेंडेड कि मुझे मोटिवेशन वहां से मिल रही थी थोड़ी सी। डेफिनेटली मॉर्निंग में सबसे पहले वर्किंग पर्सन आता था, और दोज हु आर नॉट वर्किंग इनको बोल बोल के बुलाना पड़ता था, है ना? यस मैम। हाँ। ओके, सो तुषार, आफ्टर रिकमेंडेशन एक प्रॉमिस है, तो उसको पूरा कैसे करना है? वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। अच्छा, सो वो प्रॉमिस भी नहीं अपने मैम, दोस्तों को बताओ। प्रॉमिस तो मैम आपने किया था ना वो। वो मैं कैसे पूरा कर सकती हूँ? आई एम गिविंग यू दैट प्लेटफॉर्म। अरे नहीं नहीं मैम, वो तो मजाक कर रहा था मैं आपके साथ। Okay. So apart from this, Tushar, what is the last advice you want to give? Afterwards, we will start our question and answer session. मैम लास्ट एडवाइस तो यही है कि जैसे मैं पिछले अटेम्प्ट्स में ना थोड़ा स्ट्रेस के साथ जा रहा था, और मेनली मेरे माइंड में थी रिकमेंडेशन। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दी एसएसबी एंड गोइंग फॉर दी एसएसबी, डोंट फील स्ट्रेस एंड डोंट थिंक ओवर दी रिकमेंडेशन, वो मिल जाएगी खुद से ही इफ यू आर नेचुरल एट इट प्लेस। मैम एक और चीज़ मैंने नोटिस की, अगर आपने साइक, इंटरव्यू और जीटीओ को, तीनों को एक क्वालिटीज दिखा दी आपकी, जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं हेल्पफुल हूँ, वहाँ मैंने स्टोरीज भी बना दी, वहाँ मैंने इंटरव्यूअर को 2-3 इंसिडेंट भी बता दिए, और जीटीओ में मैंने वो परफॉर्म करके भी दिखा दिया एज अ टीम स्पिरिट में। तो मैम वो आपको रिकमेंड करेंगे पक्का, क्योंकि हम अपनी फेक पर्सनैलिटी बना के जाते हैं वहाँ पे, Hmm. और अलग अलग शो कर देते हैं, और जहाँ पे मैच नहीं करती फिर वो नॉट रिकमेंडेड करते हैं हमें। Hmm. अगर आप नेचुरल जाओगे, आपकी एक ही पर्सनैलिटी दिखेगी वहाँ पे तीनों में, और वहीं से आपकी रिकमेंडेशन शुरू होगी। Okay. So Yes, ma'am. let's start our interaction session and question answer session with everyone. Please, everyone, open your cameras. सबसे पहले ऋषभ already recommended and merit in for OTA. He is also with us. Recently, Rupam also recommended for AFCAT. He is also with us. So, congratulations. हमारी family बढ़ती जा रही है. I'm so happy. Any doubt anyone has? You can ask. Raise your hand. देखो, एक बात बताती हूँ, ऋषभ, प्रीति, दे ऑल आर पार्ट जब कोई रिकमेंड हुआ था, एंड देन दे वर ऑल्सो रिकमेंडेड। ठीक है, आज तुषार रिकमेंडेड हुआ, तुम जितने क्वेश्चन पूछोगे नेक्स्ट टाइम यू विल ऑल्सो रिकमेंडेड। आई एम नॉट जोकिंग, इट जस्ट लाइक इट, दैट इज, दिस क्लास इज मैंडेटरी फॉर दोज पीपल जो मेरे बैच में। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इज लिटरली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट इम्पीटस, एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हमें वो चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारे साथ कोई है वो कर सकता है, तो वो एक फीलिंग आती है कि हम भी कर सकते हैं। दैट इज ओनली रिक्वायर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद द यश।
मैम आई हैड अ डाउट कि लाइक दोनों भैया जो हैं लाइक दे आर रिपीटर इन सम, है नी, और दे गोट आल्सो स्क्रीन आउट, तो सभी कहते हैं कि ट्राई टू रिमूव योर रिकमेंडेशन वाला भूत फ्रॉम योर माइंड। वो निकलता कैसे है, वो दिमाग से कहाँ आता है? लाइक इट इज बीन कॉमन कि एवरीवन से कि डोंट ट्राई टू थिंक अबाउट कि यू विल गेट रिकमेंड एंड डोंट फील प्रेशर, बट आई एम नॉट एबल टू, तो कैसे उसको अप्रोच करें? मेरे ख्याल से ना कि वहाँ पे जो भी रिपीटर होगा, जब जो भी यहाँ पे आया, पहले मेनली वो रिकमेंडेशन के लिए आया वहाँ पे, और नर्वसनेस सबके मुंह चेहरे पे दिखती होती है, ठीक है, कि अगर स्क्रीनिंग के टाइम पे हम जीडी कर रहे हैं, जब वैसे कोई टास्क कर रहे हैं तो वो दिख जाती है। बट डोंट लेट एनीवन कि आपकी वो वहाँ पे साफ साफ दिख रही है आपके चेहरे से, ठीक है, आप रिकमेंडेशन के लिए गए हो वहाँ पे, बट उस प्रोसेस को एंजॉय करो, जो जो आप टास्क कर रहे हो ना, जैसे जैसे मेनली जीटीओ में है, जीटीओ में वहाँ पे एंजॉय करो, जीओआर कर रहे हो, एंजॉय करो उसको। डोंट थिंक ओवर द रिकमेंडेशन भूल जाओ वहाँ पे। ये सोचो कि आपका ही कोई एनसीसी का टास्क है, वो आपको दे रखा है, वही आपने कंप्लीट करना है। इन शॉर्ट अगर है कि लिव इन प्रेजेंट, आपके सामने जो टास्क है उसको बेस्ट दो, तो जो आप कल या परसों जब आपका रिजल्ट आएगा कॉन्फ्रेंस का वो अच्छा आएगा। अगर आपने प्रेजेंट को एंजॉय किया है तो फ्यूचर डेफिनेटली आपके हैंड में होगा। यश, क्वेरी फुलफिल हुई? नहीं? कर्म करते चलो। अभिषेक, मेरा क्वेश्चन तो स्किनिंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा मेरे को चैलेंजिंग लगा अभी आजकल। तो मेरा वही है कि मतलब जैसे मैं हर बार स्क्रीनिंग के लिए आता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा क्या कर गया हूँ कि स्क्रीन हो जाऊँ। मतलब वैसे तो मैं ट्राई करता हूँ कि अच्छा ही कर गया हूँ, लेकिन वो ये कि जब मल्टीपल फेलियर मिलता है ना स्क्रीनिंग में, तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं कि अच्छा मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ जो कि मेरे को एक स्क्रीनिंग दिला पाए मेरे को। वो ये मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा डाउट्स क्रिएट होने लगते हैं। मतलब फैमिली वाले पूछते हैं या भाई स्क्रीनिंग क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वो एक चीज होती है ना, तो फिर बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हो कि हाँ मैं क्या कर सकता हूँ। एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि तुम वो प्रॉब्लम नहीं होती है तुम्हारे अंदर, लेकिन तुमको लगता है कि हाँ मे भी हो सकती है। उस चीज को कैसे हैंडल कर सकते हैं? देखो भाई, वंस यू बिकम अ रिपीटर, सेल्फ डाउट वहां से शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है, और जैसे ही वो सेल्फ डाउट शुरू होंगे तुम्हारी अभिषेक, कैन यू प्लीज म्यूट? हाँ, तो जैसे ही आपकी वो रिपीटर बनोगे ना, सेल्फ डाउट ऐसे शुरू होंगे ना, वो आपकी परफॉर्मेंस को लो करना शुरू कर देंगे। बट इफ़ यू थिंक ओवर दैट कि हाँ डाउट हो रहा है बार बार, तो परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो ओ अपना पकड़ो, ओ 1 और 2 पक्का रखो, क्योंकि ओ आपको ये प्रायोरिटी देगा सबसे पहले, कि अगर आपका ओ 1 है ना तो प्रायोरिटी में आप रहोगे हमेशा। फिर रही बात पिक्चर देखते हो तो ट्राई करो कि उसको अपनी लाइफ के इंसिडेंट के साथ रिलेट करो। अगर नहीं भी कर पा रहे, एक स्टोरी बन गई, जैसे मेरी इस बार स्टोरी बनी थी, बट उसमें पिक्चर ही नहीं आ रही थी, एंड तक वो पिक्चर ही नहीं आई। तो मैंने क्या किया था, मैंने जैसे नरेशन करते टाइम थोड़ा टाइम मिला था, 5-10 मिनट, तो मैंने अपनी स्टोरी को थोड़ा रेक्टिफाई किया था और उस पिक्चर को बीच में ले आया था, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो वहाँ पे, एज मतलब हैक कह सकते हो इसको। और क्योंकि वहाँ पे नहीं पड़ता यार, कोई भी स्टोरी वगैरह वहाँ पे इतनी नहीं पड़ते, वो ऊपर ऊपर से थीम वगैरह देखेंगे। और जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे, ट्राई करो बोलने वाले के सिस्टम को एक परफेक्ट वे में लगा दो। जैसे नॉर्मली चलता है कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, फ्रॉम द पिक्चर आई परसीव दिस एंड दिस, ठीक है। तो वैसे अगर आपने स्टार्टिंग अच्छे से कर ली ना, तो साथ में आपको कॉन्फिडेंस मिलता जाएगा। फिर रही बात जीडी की, यस मैम। हाँ, जैसे तो शायद इसका क्वेश्चन मेनली स्क्रीन इन का था। जैसे अभिषेक को मैं यस मैम। जितना जानती हूँ 6-7 स्क्रीन आउट होने के बाद तू यहाँ पे आया है ना। सो मैं अभिषेक तुझे जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि दिक्कत तेरी स्टोरी में भी नहीं थी, दिक्कत तेरे नरेशन में थी। जो एक वॉइस के पीछे एक ब्लरनेस आती है तेरे, है ना, जब तू वो रीड करता है। तो न्यूज़पेपर लाउडली पढ़ना सच में स्टार्ट कर दे लास्ट 15 डेज। स्टोरी भले नॉर्मल हो बट कॉन्फिडेंस से बोलना है। और जैसे तोशान ने बोला, जो इनिशियल से हमारे यार, वो तो हर कोई प्रिपेयर करके जाता है, बस थोड़ा सा वहाँ पे अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ जाना है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ टाइम जीटीओ ना चेंज कर देते कि एक्शन बोलना है नहीं बोलना है या व्हाट्सएवर, बट बच्चे रट के जाते और फिर वो वही बोलना स्टार्ट कर देते। तो वो जो है कि फ्रेंड्स बाय द पिक्चर शोन टू अस, आई हैव परसीव्ड दिस कैरेक्टर मूड, ये सारी चीजें तो आपकी ऑन द हैंड होनी चाहिए, ठीक है। और उसको कामली बोला है। अगर तेरी वॉइस में वो ब्लरनेस आ रही है तो तू थोड़ा धीरे बोल सकता है। तू पेस बढ़ा देता है तो फिर वो वर्ड समझ नहीं आते, इसीलिए तेरा वो नरेशन वाला फैक्टर जाता है। जितना मैंने ऑब्जर्व किया, तेरे को फीडबैक दिया था, तो स्टोरी वाइज यू आर गोइंग गुड, ठीक है, अच्छी स्टोरी। और एक और इससे भी ज्यादा मैं बताऊंगी, डोंट टेक अ बैगेज ऑफ फेलियर।
6-7 बार आई कैन अंडरस्टैंड बहुत हार्ड होता है कि यू आर गोइंग एंड कमिंग बैक, ठीक है, बट दिस टाइम अभिषेक यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ कि कैसे नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, ठीक है। सो अपने आप को ही बकल अप करना है। हम जैसे ये भैया कह रहे हैं ना अभी, तो हमारे में था एक वो 11 टाइम स्क्रीन इन हुआ था सिर्फ, उसके 10 स्क्रीन आउट चल रहे थे लगातार। तो भाई हम तो कुछ भी नहीं है, उससे मोटिवेशन ले ले थोड़ी सी। है ना। ओके यश, एनी अदर डाउट यू हैव? मैम यस मैम, वेरी हाँ। बिग डाउट। हाँ बताओ। मैम आपसे भी है ये, सिर्फ लाइक कहते हैं कि वहाँ पर जैसे स्क्रीनिंग के टाइम पे या पूरे एसेस में थोड़ा लाइक चंपू बन के रहना पड़ता है, ऐसा कुछ कहा था मेरे से, कहते हैं लोग। लाइक मैंने इसी वजह से अपनी मूछ भी कटवा ली है कि थोड़ा बच्चा लगूं, है नहीं। तो आई वाज आस्किंग कि अफेक्ट करता है कि नहीं। जैसे मेरे 2-3 दोस्त भी लाइक द टाइम्स दे कैरी द मुस्टैच विद देम, वो स्किन आउट हुए थे और वो हल से क्लीन शेव करते रिकमेंड हो, जैसे सागर भी क्लीन शेव करते रिकमेंड हो गया दोबारा। 12th के टाइम पे उसकी नहीं थी दाढ़ी, फिर दाढ़ी रखे गया, वो स्किन आउट हो गया। देखो अगर मेरा ओपिनियन पूछोगे तो माइट बी कोइंसिडेंस हो सकता है, बट येस ग्रूमिंग इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। यू कांट बी गो लाइक स्पाइक्स बना के और आर्मी में जा रहे हो, दैट इज नॉट एंटरटेन। इफ यू आर गोइंग इट शुड बी वेरी डिसेंट, ठीक है। जैसे तुषार है, वो इंटरव्यू में आया था तो तुरंत मैंने उसको बोला था अभी जाके तो सबसे पहले तो अपने बाल कटा, एक बिल्कुल ऐसे फॉर्मल जैसा लगना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक स्पाइक वाइक लेके जा रहे हैं और बिल्कुल कूल बन रहे हैं वहाँ पे। जेनजी सिचुएशन है, हमारी जनरेशन ही ऐसी है, वी कांट डू एनीथिंग। बट यस दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ मिथ, और जो लोग ऐसे बात कर रहे हैं उनको थोड़ा सा दूर रखिए 1 महीने के लिए, ठीक है। अपने ऊपर काम करो, अपनी ग्रूमिंग अच्छी रखो, सब बढ़िया है। अभी जैसा है बिल्कुल चंगा है, ठीक है। अब फोकस करना नरेशन इन स्क्रीन इन पे। वंस यू स्क्रीन इन, आई एम टेलिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स दैट ही विल बी रिकमेंडेड, ठीक है। चलो तनु, यस। मैम मेरा डाउट ये है कि जैसे तुषार ने कहा था कि जब पहले पीपीडीटी की प्रैक्टिस करते थे वो ब्लैंक हो जाते थे, तो सिमिलर प्रॉब्लम मेरे साथ में भी है कि मैं जब करती हूँ तो उनका मैं भी ब्लैंक हो जाती हूँ। इनफैक्ट मैं अपनी स्टोरी टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाती थी एक बार, कि उससे कैसे इम्प्रूव करूँ। मैम जो मैंने किया था, जैसे मैं खुद ब्लैंक हो रहा था पिछले अटेम्प्ट्स में, ये मैंने देखी एक चीज़। तो मैं क्या कर रहा था ना कि उसके बाद मैंने स्टोरी डेली राइट करना शुरू किया, और एक स्टोरीज पे कम से कम 2-3 थीम्स पकड़ लो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो जितनी कर सकते हो। फिर रही बात लिखने की कि टाइमली लिखा जाए, वो उसकी प्रैक्टिस करो। और जैसे मैम बताते हैं ना कि जो डोजियर है, डोजियर पे प्रैक्टिस करो मेनली, क्योंकि वो आपको बता देगा कि कितनी लाइन्स में आपकी स्टोरी पूरी हो रही है, कितना टाइम आपको मिल सकता है इसमें। तो वो बेनिफिट करता है वहाँ पे। तनु, एनी अदर डाउट यू हैव? और तुषार? नो मैम। ओके, सो इन सेंस कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप डोजियर पे स्टार्ट राइटिंग, एंड फिर अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, ग्रुप सर्कल है, आप उन्हें सेंड करो, उनका फीडबैक लो, उनके थीम्स जानो, आप उनसे कैसे लिख सकते हो, आप अपनी पर्सनालिटी को और कैसे लेके आ सकते हो, वे ऑफ राइटिंग कैसे चेंज करते हैं, आर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है साइकिल, तो आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। ओके ऋषभ, सिंस अ लॉन्ग टाइम रेजिंग देयर हेलो। ओपन हाँ योर तुषार कैमरा। सर, क्या हाल चाल है आपके? अब तो सर हो गए हो। अरे नहीं सर, सर तो आप ही हैं रहोगे। जी? अरे नहीं, हम सर्वर नहीं है। कैसा लग रहा है अभी? भाई मैं तो, मेरे को डाउट नहीं, मैं तो बात करने आया हूँ। अरे बहुत बढ़िया लग रहा है भैया, बहुत ज्यादा। चलो वेरी गुड यार, तुमने काम किया अच्छे से, सब हो गया, बहुत बढ़िया। अरे थैंक सही यू है, भैया, सही है। आपके वो रिसर्च वाले क्वेश्चन काम आ गए। अरे बस ठीक है यार, ऐसी चलती रहेगी गाड़ी, पूछता रहा करो, होता रहेगा। अब तो कोई जरूरत नहीं, अब तो जा रहा है तो अकेडमी गया, ओटीए गया। ओटी चेन्नई। चेन्नई आ रहा है? कब? चेन्नई अभी? अभी वो है, अभी मेरिट आएगी ना इसकी। पर अच्छा, जाओगे तो सेम बैच के लिए नहीं, या नेक्स्ट वाले? अक्टूबर में है मैम ज्वाइनिंग ना, बैच मेरे ख्याल से 31 शुरू होगा। चल भाई मिलते हैं फिर वहीं पे। ये है, मिलते हैं भैया, कोई बात नहीं, मिलते हैं। चलो ऑल दी बेस्ट, बेस्ट विशेष। और आज अच्छा लगा, मतलब कॉन्फिडेंस देख के, बात करने के स्टाइल से, मतलब एक चेंज दिखा यार मेरे को। और एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ, देखो मतलब कितनी छोटी सी फैमिली बन जाती है ना। ऋषभ का पूरा इंटरव्यू रिसर्च पे चला था, ठीक है, स्टूडियस किड हमारा ऋषभ। तुषार को हमने पकड़ा, ऋषभ इंटरव्यूइंग ऑफिसर ही था उस टाइम। तुषार को इतना ग्रिल किया, तुषार को बेसिक चीज भी उस बंदे ने किया है, रिसर्च पे ही काम किया है, उसको नहीं पता। फिर तुषार का इंटरव्यू खत्म होने के बाद उसने ऋषभ के साथ बैठा, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली तुषार का इंटरव्यू में भी उसके रिसर्च पे गया,
तो इट्स समथिंग लाइक यार कि जब होना होता है तो हो जाती है चीजें, अपने एफर्ट्स मारते जाओ। सच्ची में रिसर्च पे क्या था? रिसर्च पे गया था भैया, वो उसने 3-4 क्वेश्चन पूछ रखे थे उसको कि देखा। कैसे की, कौन सा ग्रुप था। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। ओके चलो मेरे को खुशी मिली भाई। यस आई एम हैप्पी। थैंक्स अ लॉट भैया, थैंक्स अ लॉट। ओके। चलो बढ़िया है, बढ़िया है भाई। आगे आगे वाले पूछ लो, हाँ, मैं नेक्स्ट रखता हूँ क्वेश्चन अभी। फ्रॉम देवी। Sir, my question is, what to do when you don't get any idea in front of the structure? Like in the GTO round, if you get blank out in the mind, so what to do the next? पहले तो देख भैया, सर मत क्या यार अभी क्योंकि वो ठीक है तो भाई के लिए बहुत है। और रही बात है यार, जीटीओ जो ऑब्स्टेकल्स है ना, वहाँ पे अगर नहीं आइडिया आ रहे ना, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। दूसरों से पूछ लो कि जेंटलमैन इफ एनीवन हैव एनी आइडिया, ठीक है, वी विल इम्प्लीमेंट दैट। और अगर वो बता रहा है तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। ठीक, नहीं आएंगे आइडिया सारे पे, नहीं आएंगे हमें, बट जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ वहाँ बताओ उन्हें। दूसरों से पूछो, दूसरों के साथ स्विच करो पोजीशन को। और बट ये दिमाग में रखो कि एज अ टीम वर्क करना है, इंडिविजुअली नहीं करना वहाँ पे, क्योंकि जो इंडिविजुअली कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे, वो बाहर है। ओके। Then मैम इसमें एक चीज whenever मैं doubt, बताऊँ हाँ देवी। जीटीओ के स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ ऋषभ। देखो देवी प्रसाद भाई, जब आप स्ट्रक्चर पे जाते हो ना तो दूर से समझ में नहीं आता, उसको पास जाओ, उसको देखो, टच करो और उसके वो देखो कहाँ पे क्या पॉइंट पे क्या हो सकता है, तब आएगा समझ में। ब्लैंक नहीं होना है। ब्लैंक तब होता है जब आप दूर से स्ट्रक्चर को देखते हो विदाउट इम्प्लीमेंटिंग योर ब्रेन। वंस यू इम्प्लीमेंट योर ब्रेन एंड गो क्लोज टू स्ट्रक्चर, हो जाता है। और मोर देन दैट देवी ने इनिशियली यही बात बोली थी कि आप वहाँ खड़े हो फिर भी ब्लैंक हो रहे हो। एक्चुअली ना ये एक ऐसा है कि अगर आप पहले एक्सपोजर नहीं है तो थोड़ा समझने में टाइम लगता है देवी, आई कैन अंडरस्टैंड। बट अगर आपका बेसिक क्लियर है कि यार अगर आप आगे पाँव रखोगे तो डेफिनेटली पीछे वाला ऊपर जाएगा ना। बस आपको कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है आपके रिसोर्सेज में जिससे आप ऊपर वाले को रोक लो, बस हो गया। तो वहां पे बस यही है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, माइट भी आपका जीटीओ आगे वाला हटा देगा या ऊपर उठने वाला कुछ हटा देगा। आपको बस यही दोनों चीजों को कहीं ना कहीं क्रिएट, जिसी को बहुत ज्यादा कोचिंग एकेडमी मोटे मोटे नाम से समझाती है, अपर सपोर्ट, लोअर सपोर्ट, पता नहीं क्या क्या। बट वो फल्कलम वगैरह मैम। हाँ, मतलब अगर आप नॉर्मली सोचो कि अगर एक लकड़ी है और मैं आगे रखूंगी तो वो ऊपर ही जाएगी ना। तो जैसे ऊपर गई तो माइट भी आपके पास रस्सी हो सकती है, आपके पास बल्ली हो सकती है, या फिर कुछ स्ट्रक्चर में ऐसा हो सकता है जिससे आप फंसा सकते हो। या फिर अगर फंसा दिया है, पीछे है, आगे नहीं है, तो कुछ ऐसा सोचो कि मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं आगे रख दूं कि बस काम हो जाए मेरा। ठीक है, स्ट्रक्चर से मिल जाएगा, तीन ही जगह से मिलेगा, स्ट्रक्चर से मिल जाएगा या आपके पास रिसोर्सेज जो दिए होंगे वो, नहीं तो रस्सी। ठीक है, सो बस यही तीनों चीजें होती हैं। आपको बस इसी की प्रोबेबिलिटी बार बार चेंज हो रही होती है। अगर आपने स्ट्रक्चर लगा दिया उसके बाद भी अगर जीटीओ कह रहे हैं ये ब्लू हो गया, दैट मीन्स कहीं और कुछ होगा जो व्हाइट होगा। एंड मैं एक अपना इंसिडेंट बताती हूँ। जब मेरा कमांड टास्क चल रहा था तो क्या हुआ कि मैं एक वाइट पे खड़ी थी। एंड मैंने ऐसे ही, मतलब बहुत लंबी, एयरफोर्स में तो आपको पता है बहुत लंबे लंबे होते हैं, तो मैंने बहुत लंबे पे ऐसे रख दिया था। देन उसके बाद जीटो बहुत दूर बैठा था। जीटो ने बोला ओके लेडी, दिस स्ट्रक्चर जो नीचे है ब्लू, मतलब वाइट था वो, नाउ इट बिकम ब्लू। तो आई वाज लाइक यार ठीक है। तो उसके साइड में मुझे एक और वाइट दिखा, तो दैट मीन्स मैंने उसको वहां साइड करके रख दिया। ओके नाइस, नाउ दिस इज ऑल्सो ब्लू। अब उसके बाद मैंने कहा नीचे, तो सर मैंने बोला नीचे, बहुत नीचे ऐसे करके लिख दिया। ओके माइट बी इफ आई विल स्लिप डाउन, ऐसे करके उसने बोल दिया। तो मैंने कहा सर दिस इज द ओनली थिंग आई एम सेंसिंग राइट नाउ। तो उसने बोला ओके टेक योर टाइम देन। तो मैं देखती रही। ठीक है, मुझे सच में नहीं समझ आया कि और कोई वाइट है ही नहीं उधर। मैंने रस्सी भी सोच ले, सब कुछ सोच ले, कुछ नहीं दिखा। तो उसके बाद उसने बोला ओके कम डाउन, यहाँ से आओ। तो दूसरी जगह से मैं गई, दूसरी जगह से फिर दूसरे स्ट्रक्चर्स लगे। फिर उसने वहां खड़े होके उसने 2 बार बोला मुझे, ओके लेडी आर यू नाउ सी दैट प्रीवियस स्ट्रक्चर, हैव यू सी समथिंग। जिस पे मैं खड़ी थी वो खुद ही वाइट था, और वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि मैं उसके ऊपर खड़ी थी। और जब मैं इस साइड गई तो मैंने कहा ओह शिट सर, वेयर आई वाज स्टैंडिंग दैट वाज वाइट। ओके लेडी, दैट्स ऑल फॉर योर कमांड टेस्ट, नाउ यू कैन गो। सो व्हाट आई एम सेइंग, अगर लिटरली आप एंजॉय करके जाते तो शायद मैं ना इतनी ज्यादा उस पर गई थी, मैंने 3 बार तो आइडिया दे दिया यार, अब कहाँ से लाऊं मैं। और मैंने सब कुछ, सारी प्रोबेबिलिटी, रस्सी ये वो, बट मैं कहीं भूल गई कि जिस पे मैं खड़ी हूँ वो खुद ही वाइट है। मतलब वो स्ट्रक्चर बहुत ऊपर था एंड आई वाज स्टैंडिंग देयर। सो व्हाट आई एम सेइंग एट लास्ट की देवी, अगर आप कूल माइंड से जाते हो 2 ही प्रोबेबिलिटी होती है कि आप आगे होगा या पीछे होगा, कुछ हट रहा होगा। ठीक है, और अगर एयरफोर्स में जाओगे तो डबल ब्रिजिंग भर भर के होगी। ठीक है, सो ज्यादा स्ट्रेस में नहीं जाना है। 1-2 बार में तो आपको आइडिया लग जाएगी यार बहुत ईजी था, मैं ही अननेसेसरी स्ट्रेस ले रहा था। ठीक है,
ओके, एनी अदर डाउट? और मैम बच्चे ना वहाँ पे मतलब कोचिंग वगैरह करके आते हैं ना, तो वो अपने आइडियाज लगाते हैं कोर्स वाले, कोई ब्रह्मास्त्र लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, और वो दिख जाता है अलग से ही। तो ट्राई करो उनको मत देखो, वहाँ पे सिंपल होंगे जो भी जैसे मैम ने बताया वही होंगे, हर एक में लग जाएंगे। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो जब फर्स्ट उसमें गई थी मैं ओटी के लिए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई वाज रिकमेंडेड, मैंने कोई कोचिंग तो खैर नहीं ली थी, बट उस टाइम पे भी मेरे उसमें 2 लोग थे जो अच्छी एकेडमी से वो लेके जा रहे थे सब कुछ, बट यार उस टाइम भी पीजीटी तो समझने में निकल गया था कि ये होता क्या है टास्क, ठीक है, बट आपके पास एचजीटी है, आप कितनी जल्दी चीज़ों को ग्रास्प करते हैं वो भी मैटर करता है। पीजीटी के बाद आप एचजीटी तो अच्छा कर सकते हो, अगर आप पीजीटी में इन्वॉल्व थे, आपको चीज़ें समझ आ जाती है, एचजीटी अच्छा कर सकते हो, देन आपके पास कमांड टास्क है, आपके सारे इंडो टास्क है, इंडो टास्क तो यार पूरा आपका नॉलेज है, आप नॉलेज अच्छा करके जाओ। तो आई डोंट थिंक सो कि यार जीटीओ के स्ट्रक्चर्स में से अगर 10 भी है तो 7 आप नहीं कर सकते, मैं मानती हूँ 1-2 ऊपर नीचे हो जाएंगे, बट 7 तो कर लोगे, एंड पूरा इंटरव्यू एंड साइक आपके हाथ में। तो यू कांट से कि मेरा रिकमेंडेशन मेरे ग्रुप के कारण नहीं हुआ, ये कोई नहीं कह सकता, ठीक है। सो एनी अदर डाउट लास्ट? नो? Shall we wind up then? Okay, with this note, Toshar, what are the final note you want to say with everyone? मैम द फाइनल थिंग इज दैट बस मेहनत करो जितना कर सकते हो, Yes. लक भी तभी साथ देगा अगर मेहनत होगी, Okay. क्योंकि कई कहते हैं कि लक होता है बट तभी वो लक को हम मतलब सही डायरेक्शन में यूज कर पाएंगे अगर हमने मेहनत की होगी। Okay. So Dr. Yes, ma'am. Vikas Mahato, he is your friend or something? यस मैम। Okay. So कहाँ मिले, कैसे मिले? ये मैम जैसे हम कई दोस्त मिलके ना प्रैक्टिस करते रहते हैं, जैसे पीपीडीटी की, जीडी की, तो वैसे ही ग्रुप बना रखे हैं एक अलग से, Okay. तो वैसे वहाँ पे मिले थे मैम। Definitely. So with this note, this SSB is also giving a lot of friends. Friends बनाओ, अच्छे बनाओ और nail it. With this note, signing off everyone. Thank you so much for joining us. थैंक्स अ लॉट।